आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ये हमारे क्लास 7 के हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम आपके आगे लिखा हुआ है, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे तीन चीज़ों को लेकर। पहला हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर के अंदर ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स का मतलब होता है आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, जिनका घर परिवार ही पूरी तरीके से किस पे डिपेंड रहता है? जंगलों पे डिपेंड रहता है। जंगलों में ही वो रहते हैं, जंगलों में से ही वो लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके शहरों में जाके बेच के अपना पैसा कमा के घर परिवार चलाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे सबसे पहले ट्राइब्स के बारे में, और ट्राइब्स का सिंपल सा मतलब हो गया आदिवासी लोगों के बारे में बात करेंगे जो जंगलों में रहते हैं, उनका घर परिवार सब कुछ जंगलों से ही चलता है। तो वैसे लोगों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो लोगों का जीवन कैसे चलता है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, है ना। ये सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे नोमैड्स के बारे में। नोमैड्स का मतलब होता है वैसे लोग जो हमेशा अपने जगह को बदलते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं अपने जानवरों के साथ, ठीक ना। मतलब उसके जानवरों को हमेशा हरा भरा घास मिलता रहे, उसके लिए वो जानवरों के साथ इंसान भी मूव करते रहते हैं। तो नोमैड का मतलब होता है वैसे लोग जो अपने जानवरों के साथ यानी कि जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं ताकि उनके जानवरों को अच्छा से अच्छा घास वगैरह खाने के लिए मिलता रहे, ठीक ना। तो उस प्रकार के लोगों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और तीसरा हम लोग बात करेंगे सेटल्ड कम्युनिटीज। सेटल्ड कम्युनिटीज का मतलब हो गया वैसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। सेटल का मतलब हुआ वो अपना एक जगह घर बना लिए हैं, है ना, वहीं पे वो रहते हैं, वहीं से अपना सारा काम वगैरह करते हैं। तो ये इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ट्राइब्स का मतलब पहला क्या हुआ हमारा? आदिवासी लोगों के बारे में बात करेंगे। आदिवासी लोगों के बारे में बात करने का मतलब हो गया जो जंगलों में रहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नोमैड के बारे में बात करेंगे फिर हम लोग। नोमैड का मतलब हो गया वैसे लोग जो अपने जानवरों के साथ इधर उधर मूव करते रहते हैं ताकि उनके जानवरों को अच्छा खासा घास खाने के लिए मिलता रहे, क्योंकि उनका जीवन भी किसके ऊपर डिपेंड है? जानवरों के ऊपर ही डिपेंड है। वो जानवरों के हेयर यानी कि बाल को बेचते हैं मार्केट में काट के, जानवरों के दूधों को बेचते हैं। कई बार जानवर जब उनके पास बहुत बढ़ जाता है तो जानवरों को भी मार्केट में बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं। और तीसरा हम लोग बात करेंगे सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में, वैसे लोगों के बारे में जो क्या हो चुके हैं, आज सेटल हो चुके हैं पूरी तरीके से। मतलब वो कहीं अब जाते नहीं है, अपना घर एक जगह बना लिया है, वहीं पे वो रहते हैं, सब कुछ अपना उसका वहीं पे चलता है। जैसे हम लोगों का घर क्या है? सेटल्ड घर है। तो हम लोग क्या है? सेटल्ड कम्युनिटीज है। जैसे हमारा ये पटना शहर क्या हुआ? बसा हुआ शहर है, सेटल है, इसको हम लोग कह देंगे सेटल्ड कम्युनिटीज, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, ओवर द सेंचुरीज इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। बिल्कुल सही बात है। मतलब हर सेंचुरी में ऐसा देखा गया है। हर सेंचुरी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझो कि समय के साथ लगातार हर चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिटिकल का मतलब हुआ पहले हम लोग अलग अलग रहते थे, समय के साथ क्या हुआ? सब लोग आपस में मिलजुल के रहने लगे। पहले एक आदमी का घर यहाँ था तो दूसरे आदमी का घर उससे 2 किलोमीटर दूर हुआ करता था। बहुत पहले के बारे में हम लोग यदि बात करें तो ऐसा हुआ करता था, ठीक ना। तो आज क्या हुआ है? आज हर घर आपको घर के बगल में दिख जाता है कि नहीं। मतलब जहाँ पहले लोग अलग अलग रहा करते थे, अब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल बदलाव हो गया। सोशल बदलाव का हुआ सोसाइटी में आप देखो, जहाँ पहले लोग केवल अपने से मतलब रखते थे, आज हर कोई एक दूसरे से मतलब रखता है, किसी को किसी का भी जरूरत पड़ जाता है कि नहीं। ये हो गया हमारा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया हमारा जो कंट्री है वो पैसे के रूप में भी बहुत आगे बढ़ा है। ओवरऑल यहाँ पे कहा यह आपको जा रहा है
कि समय के साथ हर चीज़ों में तरक्की होता रहता है, ठीक ना। आगे, बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन एक बात बताइए, सोशल चेंज का मतलब हो गया कि हर प्रकार के जगह पे एक ही प्रकार का बदलाव आपको हमेशा देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई कंट्री होता है जो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, कोई कंट्री होता है जो बहुत पीछे रह जाता है डेवलपमेंट के मायने में, यानी कि तरक्की के मायने में, है कि नहीं? ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। मतलब कि हमारे इंडिया का ही बात हो रहा है, यहाँ पे इंडिया के आसपास जो जगह है उसके बारे में भी बात हो रहा है। यहाँ पे पहले सिस्टम कैसे चलता था? यहाँ पे सिस्टम पहले चलता था वर्ण के हिसाब से। वर्ण का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो सबसे टॉप पे रहता था, उससे कम पावरफुल उससे नीचे, उससे कम पावरफुल उससे भी नीचे। मतलब जो पहले बहुत पावरफुल होता था, जो बहुत ताकतवर होता था, वही सबके ऊपर अपना हुक्म चलाता था। मतलब सभी के ऊपर वो अपना हुक्म चलाता था, वही राज करता था। पहले ऐसा चलता था। These rules prescribed by the Brahmins and were accepted by the rulers of large kingdoms। और ये रूल करने का पहले काम किसका हुआ करता होगा? जरा आप इमेजिन करो, अपर कास्ट के लोगों का। अपर कास्ट का मतलब हो गया ब्राह्मण्स लोगों का, ठीक ना। तो पहले के टाइम पे हमारे इंडिया में ऐसा चलता था कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो बहुत ज़्यादा अपर कास्ट का आदमी है, ऊंचे जात का आदमी है, वही सभी के ऊपर अपना हुक्म चलाता था, वही सभी के ऊपर अपना रूल करता था। और वो लोग एक्चुअली भी होते कौन थे? ब्राह्मण्स होते थे। कौन होते थे? ब्राह्मण्स, ठीक है। आगे, और वही बड़े बड़े राज्य को अपने कब्जे में लेके लोगों के ऊपर हुक्म वगैरह चलाते रहते थे। आगे, द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। इससे क्या हुआ? हाई और लो, यानी कि जो अपर कास्ट है और जो लोअर कास्ट है, इसके बीच में दूरी बढ़ता चला गया। अपर कास्ट कभी भी लोअर कास्ट को अपने आसपास में बैठने के लिए नहीं देते थे। तो अपर कास्ट ऑलरेडी अमीर था, पावरफुल था, तो वो और बढ़िया होता चला गया। और लोअर कास्ट बहुत नीचे था, उनको आगे बढ़ने का उतना मौका नहीं मिला, तो वो और नीचे चला गया, ठीक है। तो अपर कास्ट अपर बनता चला गया और लोअर कास्ट लोअर बनता चला गया। और उसके बाद यहाँ पे रिच एंड पुअर, यानी कि अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया। बेसिकली यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है? इंट्रोडक्शन में ये बताया जा रहा है कि समय के साथ अलग अलग प्रकार के चीज़ों में तरक्की भी हुआ है। तरक्की मतलब डेवलपमेंट भी हुआ है। समय के साथ अलग अलग प्रकार के लोगों ने रूल किया, है ना। जो पावरफुल थे, जो हाई कास्ट के लोग थे, उन्होंने रूल किया, और जो लोअर कास्ट के लोग थे वो कभी भी रूल नहीं कर पाए। इससे क्या हुआ? अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया, अपर कास्ट और अपर कास्ट होता चला गया, लोअर कास्ट और लोअर होता चला गया। इस तरीके का समस्या पहले देखने को मिलता था। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग बात करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक अपने चैप्टर का अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड बिग सिटीज, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में। मतलब यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइबल सोसाइटीज़ का मतलब होता है बेसिकली आदिवासी लोगों के जीवन के बारे में बात करना। आखिर वो कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ हम लोग बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ पहला हमारा ट्राइबल्स। ट्राइबल्स का डेफिनेशन यहाँ पे है, ट्राइबल्स आर पीपल हु डू नॉट फॉलो नॉर्म्स लेड डाउन बाई सोसाइटी। मतलब हमारे आसपास के जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारे सोसाइटी का ना अलग नियम कानून होता है कि नहीं। मतलब जिस भी सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी का अपना एक नियम होता है, कानून होता है कि नहीं। तो इन सभी प्रकार के नियम कानून को ट्राइबल्स लोग, आदिवासी लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं होता है, उनका अलग ही वहाँ पे सिस्टम चलता है। समझना आप इस बात को जरा ध्यान से। जो ट्राइबल लोग होते हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो किसी के नियम कानून को उतना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका खुद का नियम कानून चलता है अपने जंगलों में, उनके जंगलों में, ठीक ना। तो जो बेसिकली जंगलों में रहते हैं, उनका जीवन यापन सब कुछ जंगलों से चलता है ना। उनका परिवार ही पूरा जंगलों में बसा रहता है। उस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग ट्राइबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्राइबल्स। आगे,
उसका अलग ही नियम कानून होता है अपना, सब कुछ जीवन जीने का तरीका भी उनका अलग ही होता है। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप हमारे इंडिया में ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे आदिवासी ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनका पूरा घर परिवार ही किससे चल रहा है बताओ? एग्रीकल्चर से चल रहा है। एग्रीकल्चर मतलब जंगलों से चल रहा है। जंगलों से वो लोग फल को, सब्जी को, लकड़ी को इकट्ठा करके लाते हैं और शहरों में जाके बेचते हैं। तो जंगलों से ही बेसिकली उनका जीवन पूरी तरीके से चलता है। अदर्स वेयर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स, और कुछ आदिवासी लोग जो है हंटर गैदरर भी होते हैं। हंटर गैदरर का मतलब होता है कुछ आदिवासी लोगों का जो जीवन है वो दूसरे जानवरों को मारते हैं, उसको खाते हैं, या फिर उसके मीट को मार्केट में जाके बेचते हैं, उसको प्रॉफिट मिलता है, तब उसका घर परिवार चलता है। तो इस प्रकार के भी आदिवासी लोग हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और कुछ आदिवासी लोग ऐसे हैं जो हर्डर होते हैं। हर्डर का मतलब होता है उनके पास कोई जानवर होता है, वो जानवरों को ही जंगल में रखते हैं, जंगलों में चराते हैं, और जब जानवरों का संख्या बढ़ जाता है तो वो मार्केट में जाकर जानवरों को बेच के पैसा कमा लेते हैं। तो इस तरीके से आदिवासी लोगों का जीवन, ट्राइबल लोगों का जीवन चलता है। ठीक है, आगे। दे मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड, मतलब आदिवासी लोग जहाँ पे भी रहते हैं, एक्चुअली में ज़्यादातर ये लोग रहते हैं कहाँ पे हैं? जंगलों में रहते हैं। तो ये लोग जंगलों में जहाँ पे रहते हैं उस जंगल का पूरी तरीके से इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जंगलों के लकड़ी को इकट्ठा करना, जंगलों के फल को इकट्ठा को तो करके मार्केट में बेचना, जंगलों के सब्जियों को इकट्ठा करके मार्केट में बेचना, मतलब कि जंगलों का जितना सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है ये लोग इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में बेच के और पैसा कमा के अपना घर परिवार चलाते हैं। ओवरऑल यदि एक लाइन में कहना हो तो आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों का पूरा जीवन ही जंगलों पे टिका हुआ रहता है। और ये लोग नेचुरल रिसोर्स यानी कि जंगलों का ये लोग बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जंगलों का ये लोग केवल इस्तेमाल करते हैं, जंगलों को नुकसान ये लोग बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि जंगल इनके लिए क्या है? इनका घर है। और कोई भी अपने घर को नुकसान पहुंचाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कभी आप देखना, आदिवासी लोग जो होते हैं ना, वो जंगलों का पूजा करते हैं, पानी का पूजा करते हैं, आग का पूजा करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है यदि हम आज जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे तो जंगल बाद में नहीं रहेगा, और जंगल नहीं रहने का मतलब है कि हमारा घर ही एक तरीके से उजड़ गया है कि नहीं। तो ये लोगों का जीवन पूरी तरीके से जंगलों पे टिका रहता है। ये लोग जंगलों को जंगल नहीं मानते हैं, लोग जंगलों को अपना घर मानते हैं, क्योंकि इनका सब कुछ जंगलों पे टिका रहता है। तो ये लोग जितना जंगलों का इस्तेमाल करते हैं उतना जंगलों का ये लोग हिफाजत भी करते हैं, यानी कि जितना ही जंगलों का ये लोग देख रेख भी करते हैं। आगे, सम ट्राइब्स वेयर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ ट्राइब्स ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ आदिवासी लोग ऐसे होते हैं जो एक ही जंगल में रहते हैं हमेशा, लेकिन कुछ ऐसे भी आदिवासी लोग होते हैं जो हमेशा जंगल को चेंज करते रहते हैं। मतलब आज इस जंगल में हैं तो 2 साल के बाद उस जंगल में चले गए, फिर 2 साल के बाद किसी और जंगल में चले गए रहने के लिए। तो कुछ कुछ आदिवासी लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के साथ, अपने जानवरों के साथ जंगलों को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। आगे, अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड pastures and divided these amongst households according to its own rules। अब जहाँ पे भी आदिवासी लोग जाके रहते हैं जंगलों में, वो लोग क्या करते हैं? जंगलों को अपने हिसाब से बांट लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि 20 परिवार यानी कि 20 फैमिली आदिवासी के क्या हुए, एक जंगल से निकल के दूसरे जंगल में चले गए। समझना इसको जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए एक जंगल में 20 फैमिली रहते हैं, एक जंगल में 20 फैमिली रहते हैं, मतलब एक जंगल में 20 आदिवासी लोग रहते हैं अपने परिवारों के साथ। अब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया? इस जंगल को छोड़ के हम दूसरे जंगल में जाते हैं। तो जब वो दूसरे जंगल में जाएंगे ना, तो उस जंगल को ये लोग क्या कर लेते हैं? अपने हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ मेरा एरिया, यहाँ से यहाँ तुम्हारा एरिया, यहाँ से यहाँ तुम्हारा एरिया, यहाँ से यहाँ तुम्हारा एरिया। इस तरीके से लोग डिवाइड कर लेते हैं और अपना ही नियम कानून वो लोग बना के उस तरीके से अपने जंगलों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना? मतलब हर कोई अपने में ही जंगल को क्या कर लेता है? बांट लेता है। इससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, इससे जंगलों का गलत तरीके से इस्तेमाल भी नहीं होता, चोरी चपाटी भी नहीं होता। तो ये लोग आराम से वहाँ पे खुशहाली का जीवन अपना जीते हैं पूरी तरीके से। मतलब अपना लैंड ये लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब आप अपने उस लैंड में कुछ भी करो,
जानवरों को चराओ, आप फल तोड़ लो, सब्जी तोड़ लो, या फिर उसमें अपना घर बना लो, कुछ भी कर लो, इस प्रकार से अपना ये लोग सिस्टम चलाते हैं। ट्राइब्स यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। आदिवासी लोग ज़्यादातर वैसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे एक आदमी के लिए पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर देखेंगे ये लोग रहता है जंगलों में, हिल्स में, हिल्स का मतलब हो गया पहाड़ों पे रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, बालू वाले इलाके में रहते हैं, और ऐसे जगह पे रहते हैं जानबूझ के जहाँ पे आम आदमी जा ही नहीं सकता है। मतलब इन लोगों का ना उन लोगों से बहुत नफरत होता है जो समाज के साथ, जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ करते हैं। मतलब हम लोग क्या है, हम लोग जंगलों को काट देते हैं, हम लोग जंगलों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए जंगल उनका घर होता है। तो ये लोग जानबूझ के बहुत दूर में रहते हैं, ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ कोई भी इनके जंगलों को नुकसान ना पहुँचा सके। लोग वहाँ पे पहुँचेगा तब तो उसके जंगलों को नुकसान पहुँचाएगा। और ये जानबूझ के रहते हैं पहाड़ों पे। पहाड़ पे कौन जाएगा रहने के लिए भाई? नॉर्मल आदमी को जाएगा रहने के लिए? नहीं जाएगा। इसलिए इन लोगों को वैसा जगह पसंद आता है जहाँ पे जल्दी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं जा सकता है। समझ रही है बात? ये लोग इसीलिए थोड़ा खतरनाक जगह पे रहते हैं। आगे, इन लोगों के लिए आदत होता है हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। कई बार क्या होता है, आदिवासी लोगों को इंडिया में ना लोअर कास्ट के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक ना। तो कई बार क्या होता है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं इनके साथ भेदभाव कर देते हैं कास्ट को लेकर, कि तुम आदिवासी हो, तुमको कुछ नहीं पता, तुम इसके लायक हो, वैसे लायक हो, इस प्रकार के हो, उस प्रकार के हो। मतलब अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बोल के, शो करके उसको नीचा दिखाया जाता है। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, आप किसी को नीचा दिखाओगे तो वो चुप तो रहेगा ही नहीं, तो वो भी बदले में लड़ाई पीट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा भी कई बार देखने को मिला है। मतलब आदिवासी के बीच में और एक अपर कास्ट के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, ठीक ना। आगे, आदिवासी लोग बोलते हैं कि जंगलों को नुकसान हम पहुंचाने नहीं देंगे, और हम लोग बोलते हैं कि नहीं, जंगलों का हम इस्तेमाल तो करेंगे अपने हिसाब से। इसी में क्या हो जाता है, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। मतलब आदिवासी लोगों का पूरा जो जीवन है ना, आप देखोगे हमारे जीवन से बिल्कुल अलग होता है। मतलब हम लोगों का जो जीवन है, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आके ट्यूशन जाना है या फिर कोचिंग जाना है ना, फिर रात में होमवर्क बनाना है, याद करना है, फिर सो जाना है, ये हम लोग का रूटीन होता है। उन लोगों का रूटीन ऐसा नहीं है, उन लोगों का रूटीन पूरी तरीके से अलग होता है। यानी कि उन लोगों का जो जीवन है, जीने का जो तरीका है उनका, वो बिल्कुल अलग होता है। और उनका कल्चर भी आप देखोगे, कल्चर मतलब उनका थोड़ा सा भाषा अलग होगा, उनका कपड़ा भी पहनने का तरीका अलग होता है, उसका रहने का तरीका अलग होता है, उसका खाना भी अलग होता है, उसका घर अलग होता है, सब कुछ उसका बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। मतलब उनका रिटेन देयर फ्रीडम का मतलब हो गया कि वो लोग अपने चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। वो लोग, सुन रही है बात, वो लोग कभी भी अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन सब चीज़ों से ये लोग बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए आप कभी भी, आपको मौका मिले आदिवासी के इलाके में जाने का, मतलब किसी ऐसे जंगल में जाने का यदि आपको मौका मिले जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे देखना उनका म्यूजिक अलग होता है, उनका डांस अलग होता है सबसे, उनका कपड़ा अलग होता है, उनका खाना अलग होता है, उनका भाषा अलग होता है, उनका सब कुछ अलग होता है, यहाँ तक उनका गॉड भी अलग होता है। जनरली हम लोग जंगल को नहीं पूजते हैं, पानी को नहीं पूजते हैं, हम लोग आग को नहीं पूजते हैं, लेकिन वो लोग इन सब का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। सोचो, जमीन का पूजा करते हैं वो लोग, क्योंकि उनके लिए वो क्या है, वो घर है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। समझ में आए सबको? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु वेयर ट्राइबल पीपल। अब ये ट्राइबल पीपल होते कौन है ना, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को, हु वेयर ट्राइबल पीपल। ये ट्राइबल पीपल कौन होते हैं? ट्राइबल पीपल का मतलब आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं। कौन होते हैं ये लोग, ठीक है, कैसे ये लोग अपना जीवन चलाते हैं, कहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इस टॉपिक में। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसमें, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसके पहले भी हमने बात किया था
कि ट्राइबल पीपल जो होते हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं, उनका जंगल ही क्या होता है, उनके लिए घर होता है। जंगलों का वो लोग पूजा करते हैं, पानी का, आग का, हवा का, इन सभी चीज़ों का वो लोग पूजा करते हैं। जंगलों को वो लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से हमने आपको ये भी बताया था कि जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों का भाषा थोड़ा अलग होता है, उनका थोड़ा कपड़ा भी अलग होता है, उनका खाना भी थोड़ा अलग होता है, उनका रीति रिवाज, फेस्टिवल वगैरह सब कुछ उनका अलग ही होता है। तो आदिवासी लोगों के बारे में ये सब चीज़ें हमने गोरे डिस्कस किया रहा था। अब कुछ और बातें हैं यहाँ पे आदिवासी लोगों के बारे में, यूनिक बहुत मज़ेदार बातें हैं, आपको जानना चाहिए कि आखिर उनका जीवन कैसे रहता है, क्या करते हैं वो लोग अपने दिन भर टाइम में, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये कि ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड। सोचो, मतलब ट्राइबल पीपल यानी कि आदिवासी लोग कोई भी चीज़ लिख के नहीं रखते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में क्या होता है कि दूध का हिसाब हम लोग लिख के रखते हैं, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर जो हम लोग लेते हैं उसका हिसाब लिख के रखते हैं, इस महीने में क्या क्या खर्च करना है, क्या क्या शॉपिंग करना है, सब कुछ हम लोग लिख के रखते हैं, है कि नहीं। मतलब हम लोग रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं, वो लोग कुछ भी लिखते नहीं है। मतलब उन लोगों का जो भी करना होता है वो लोग तुरंत कर लेते हैं, वो लोग लिखने का काम नहीं करते हैं। मतलब वो लोग कोई चीज़ का प्लानिंग नहीं बनाते हैं, जो करना होता है वो लोग तुरंत कर लेते हैं, ठीक ना। आगे, बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ऑरल ट्रेडिशंस। मतलब वो लोग कोई भी चीज़ लिख के नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों को अपने आप सब कुछ याद रहता है। मतलब उन लोगों का जो मेमोरी पावर है वो बहुत पावरफुल होता है। वो लोग कोई भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखते हैं। तो बताओ, जब जिसको ऑलरेडी सब कुछ याद रहता हो उसको लिखने का क्या ज़रूरत है कि नहीं। मतलब जिस व्यक्ति को सब कुछ याद रहता हो उसको लिखने का क्या ही ज़रूरत है। तो वो लोग कोई भी चीज़ जल्दी लिखते नहीं है, वो लोग ऐसे ही अपने माइंड में सब कुछ याद रख लेते हैं। वही लिखा हुआ है, बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ऑरल ट्रेडिशंस। मतलब उनका जो भी कुछ दिन भर का रहता है वो सब कुछ वो लोग ऐसे ही ऑरली याद रख लेते हैं बस, ठीक है। आगे, दीज वेयर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। मतलब उन लोगों का जो कस्टम होता है, कस्टम का मतलब हो गया एक तरीके से उनका रहने सहने का तरीका, उनका खान पान का तरीका, मतलब उनका जो पूरा बिहेवियर है, पूरा जो उनका नेचर है, ये सब चीज़ जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। मतलब जो चीज़ उनको आता है फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ऐसे जीना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। उसी प्रकार से फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। मतलब तरीके से आप कह सकते हो परवरिश, है ना। जैसे हम लोग घर में क्या होता है, हम लोगों को अपना परवरिश कौन सिखाते हैं, हमारे दादा दादी सिखाते हैं, नाना नानी सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं। जो हमारे जो हमसे बड़े हैं घर में वो हम लोग को सिखाते हैं कैसे क्या करना होता है जीवन में, है कि नहीं। तो ये लोग भी अपने बच्चों को बहुत अच्छा परवरिश देते हैं। मतलब ये लोग भी अपने मैसेज को, आइडियाज़ को जनरेशन टू जनरेशन पास करते रहते हैं। आगे, ट्राइबल पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लगभग हमारे इंडिया के हर पार्ट में आपको ट्राइबल लोग देखने को मिल जाते हैं। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज। और कुछ आदिवासी लोग ऐसे हैं इंडिया में जो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है और उनके कब्जे में आज बहुत बड़ा लैंड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया में कुछ ऐसे लैंड है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कंट्रोल पूरी तरीके से किसका है, आदिवासी लोगों का ही है, क्योंकि वो जंगली इलाका है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उन लोगों का ही ज़मीन पे कब्जा रहेगा, है ना। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। पंजाब में जो आदिवासी रहते हैं वो कौन से आदिवासी हैं, खोखर आदिवासी, खोखर ट्राइब। अब देखना यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स के नाम आपको मिलेंगे। तो जो जंगलों में रहते हैं उनको हम लोग कह देते हैं आदिवासी लोग, लेकिन उनका भी क्या होता है, अलग अलग टाइप होता है। तो पंजाब में पाया जाता है खोखर ट्राइब, और वहाँ पे ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल का मतलब हो गया कि पंजाब में ये लोग, आदिवासी लोग, बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। लेटर दे गख्खर्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर वहाँ पे पंजाब में गख्खर ट्राइब्स भी पाए जाते हैं, ठीक ना। इस प्रकार के ट्राइब्स भी वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देयर चीफ कमल खान गख्खर वॉज मेड अ नोबेल। नोबेल का मतलब होता है मनसबदार बाय एम्पायर अकबर। इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझ लो
कि सोचो, मतलब गख्खर ट्राइब का एक आदमी का यहाँ पे बात हो रहा है। गख्खर ट्राइब का एक आदमी है, कमल खान गख्खर, कमल खान गख्खर। इस व्यक्ति को, ये आदिवासी है ध्यान रखना, लेकिन इस व्यक्ति को अकबर ने क्या बनाया था, मनसबदार बना दिया था। मनसबदार हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है, यदि आप भूल गए हैं तो बस आप ये समझ लो कि एक जगह का इसको एक तरीके से राजा बना दिया था। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। मतलब ये गख्खर ट्राइब इतना इंपॉर्टेंट है पंजाब में, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस गख्खर ट्राइब के एक व्यक्ति को, जिसका नाम है कमल खान गख्खर, इस व्यक्ति को अकबर ने, जब अकबर राजा हुआ करते थे तो अकबर ने इस व्यक्ति को एक जगह का मनसबदार बना दिया था। मनसबदार का मतलब समझ लो एक तरीके का वो वहाँ का उसको राजा बना दिया था। अब बताओ, ये गख्खर ट्राइब इंपॉर्टेंट है तभी तो बनाया उसको राजा, यदि इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्या अकबर बनाता राजा? अकबर अपने आदमी को किसी को बना देता वहाँ का राजा, लेकिन इसको क्यों बनाता? इसको बनाया गया क्योंकि ये बहुत पावरफुल आदमी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन मुल्तान एंड सिंध, मतलब ये पंजाब के साइड का ही बात कर रहा है, ठीक ना। पहले तो एक ही था सब, आज तो इंडिया पाकिस्तान में बंटवारा हो चुका है, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो सिंध का पार्ट जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। इन मुल्तान एंड सिंध दे लंग्स, LANGAHS, लंग्स एंड अर्गुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स। ये जो आप नाम देख रहे हो ये भी ट्राइब्स के ही नाम है, ध्यान रखना। लंग्स एंड अर्गुन्स जो कहाँ पे पाए जाते हैं, मुल्तान और सिंध में, जो कि आज लगभग पंजाब के साइड में ये पड़ता है। ठीक है, तो ये लोग भी उधर का बहुत पावरफुल ट्राइब हुआ करते थे, बहुत पावरफुल ट्राइब। उसके बाद है दी बलोचिस वेर अनदर लार्ज पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। बलोचिस भी हमारे एक ट्राइब का ही नाम है। तो ये बलोचिस भी नॉर्थ वेस्ट, मतलब उधर ही पंजाब पाकिस्तान इस साइड में ये लोग बहुत पावरफुल हुआ करते थे उस समय पे। आगे, दे वेर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स। मतलब कि ये लोग ना आपस में बटे हुए रहते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं, अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप का एक क्या होता है, चीफ होता है। चीफ का मतलब हो गया एक तरीके से सरदार होता है, उसका एक राजा होता है एक तरीके से मान लो। तो मतलब ये लोग आपस में क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो 500 आदिवासी परिवार है, उस 500 आदिवासी परिवार का एक आदमी क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा, मुखिया बन जाएगा एक तरीके से, वही उस सबका देख रेख करेगा। तो क्लैन का मतलब वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लैंस का मतलब अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब वैसे आदमी या फिर वैसे परिवार के बारे में बात हो रहा है जिसके पूर्वज भी पावरफुल थे, वो भी पावरफुल बन गया, तो वो क्या करेगा, अपने प्रकार के लोगों को कंट्रोल करेगा, उसका एक तरीके से वो राजा बन जाएगा, मुखिया बन जाएगा। तो हर आदिवासी ग्रुप में, यानी कि हर आदिवासी ग्रुप में ये देखा गया है कि उसका एक क्या होता है, मुखिया होता है, यानी कि उसका एक सरदार होता है, जिसको आप राजा भी कह सकते हैं। ठीक ना। और वो आज राजा है तो उसका बेटा बाद में राजा बन जाता है, फिर वो मरेगा फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा। इस तरीके का सिस्टम चलता रहता है, ये फैमिली वाइज होता है। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द सिपहर ट्राइब ऑफ गड्डीज। बात करें हम लोग हिमालय का, और हिमालय के भी वेस्ट का बात करें, ये बात कर रहा है किधर का पता है, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, इधर का बात कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्राइब का एक ग्रुप पाया जाता है। उस ट्राइब का नाम क्या है, मतलब उस ट्राइब कम्युनिटी का नाम क्या है, गड्डीज। क्या नाम है, गड्डीज। मतलब ये गड्डीज ट्राइब जो है ये पाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, फिर से उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और थोड़ा बहुत ये यूपी में भी देखने को मिलता है। ठीक ना। ये ट्राइब्स के अलग अलग कम्युनिटी के नाम है। आगे, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट of the subcontinent too was entirely dominated by tribes like the Nagas, Ahoms and many others। यहाँ पे बात हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का सिंपल सा मतलब हो गया, थोड़ा बहुत आप इसमें झारखंड ले सकते हैं, थोड़ा बंगाल ले सकते हैं, थोड़ा असम ले सकते हैं, इन सब का ये बात कर रहा है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स पाए जाएंगे, जैसे नागाज, अहोम्स, है ना, और भी अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे, इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे, जैसे आज देखो, आज जिसको आप जानते हो बिहार के नाम से,
झारखंड के नाम से। तो चेरो chiefdoms had emerged by the 12th century। मतलब यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है बिहार में, झारखंड में, इन सारे जगहों पे चेरो ट्राइब्स बेसिकली पाए जाते थे 12th सेंचुरी से। ठीक है। राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड दी चेरोज इन 1591। देखो आप जरा ये समझो ध्यान से, देखो चेरो जो ट्राइब्स हैं ये कहाँ पाए जा रहे हैं? बिहार और झारखंड में। कब से? 12th सेंचुरी से ही। और बिहार झारखंड में चेरो ट्राइब्स इतना फेमस था, इतना फेमस था, इतना पावरफुल था कि इनके ऊपर अटैक किसको करना पता है? मतलब इसके ऊपर अटैक करना पड़ा किसको? राजा मानसिंह को। और राजा मानसिंह कौन थे? अकबर का एक बहुत खास आदमी था। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अकबर को हमला करना पड़ा। समझ रही है बात? राजा मानसिंह जो थे वो अकबर के अंदर काम करते थे। समझ रही है बात? तो ये राजा मानसिंह जो कि अकबर के अंदर काम करते थे, इनको अटैक करना पड़ा इन चेरोज ट्राइब्स पे। कब? 1591 में। मतलब राजा मानसिंह अटैक कर रहे हैं। और राजा मानसिंह छोटा मोटा आदमी नहीं था, बहुत पावरफुल आदमी था ये। हालांकि अकबर के अंडर में काम करता था लेकिन आदमी बहुत पावरफुल था। तो जब इतना पावरफुल आदमी यदि चेरोज पे अटैक कर रहा है तो सोचो चेरोज भी क्या कम पावरफुल होगा? वही बहुत पावरफुल होगा, वो चेरोज ट्राइब भी बहुत पावरफुल होंगे। तो अकबर ने बोला राजा मानसिंह को कि जाओ चेरोज ट्राइब पे अटैक करो और चेरोज ट्राइब जहाँ पे रहते हैं उस जगह को अपने कब्जे में ले लो। तो वहाँ पे अटैक किया गया और उनको चेरोज ट्राइब्स को हरा दिया गया। अकबर का जो मानसिंह था, राजा मानसिंह, वो जीत गया। ठीक है, आगे। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर मैनी चेरो फोर्ट्रेस। मतलब यहाँ तक कि अकबर के बाद औरंगजेब ने भी कई सारे जगह पे अटैक किया है जहाँ पे चेरोज अपना घर बना के रहते थे। मतलब चेरोज इतना इम्पोर्टेंट ट्राइब था, इतना पावरफुल था कि इसको जीतने के लिए, इसके जगह को अपने कब्जे में करने के लिए अकबर ने अटैक किया, औरंगजेब ने अटैक किया। तो आप जरा इमेजिन कर लो फिर ये चेरोज ट्राइब कितना पावरफुल रहा होगा बिहार और झारखंड का। समझ में आया बात? बहुत पावरफुल था। आगे। द मुंडाज एंड संथाल्स वेर द अदर इम्पॉर्टेंट दैट लिव्ड इन ओडिशा एंड बंगाल। तो ओडिशा और बंगाल में भी दो अलग प्रकार के ट्राइब्स पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। मुंडाज और संथाल। आपने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा, एक व्यक्ति जो झारखंड में बहुत फेमस है, जो कि एक खुद ट्राइब थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ा था, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को आज झारखंड में लोग पूजते हैं, उनका पूजा होता है वहाँ पे। समझ रही है बात? क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे ना, एक आदिवासी थे और आदिवासी के जंगलों को अंग्रेज क्या कर रहा था? अपने कब्जे में ले रहा था। आदिवासी लोगों को जंगलों से भगाया जा रहा था। तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ा था। हालांकि बाद में बिरसा मुंडा को पकड़ के मार दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उनको आज भी झारखंड में लोग पूजते हैं क्योंकि झारखंड में आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो मुंडाज हो गया, संथाल्स हो गया, ये सब ट्राइब्स उड़ीसा और बंगाल में खूब पाए जाते थे उस समय पे भी, और आज भी हैं, ऐसा बात नहीं है। आगे। अगला, द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वेयर होम टू कॉलीज, बिराड्स एंड न्यूमरस अदर्स। यानी कि महाराष्ट्र में भी और कर्नाटका में भी अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स पाए जाते थे, पहले भी और आज भी हैं। तो आप यहाँ पे तरीके से देख रहे होंगे कि कोई भी जगह है, लगभग हर जगह पे ट्राइब्स तो आदिवासी लोग पाए ही जा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में कॉलीज ट्राइब्स, बिराड्स ट्राइब, इस प्रकार के लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। कॉलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात में भी कॉलीज ट्राइब्स पाए जाते हैं। इन साउथ देयर वेयर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ कोरागास, वेटार्स, मारावार्स एंड मैनी अदर्स। मतलब यदि हम लोग बात करें साउथ इंडिया का मतलब हो गया तमिलनाडु, केरला, है ना, इन प्रकार के जगहों का यदि हम लोग बात करें
तो वहाँ पे जो ट्राइब्स पाए जाते हैं वो कोरागास, बेटार्स, मरावार्स, इस प्रकार के ट्राइब्स के नाम है वहाँ पे, ट्राइब्स के ग्रुप के नाम है वहाँ पे, कम्युनिटी का नाम है, तो वो वहाँ पे पाए जाते हैं साउथ इंडिया में। आगे, द लार्ज ट्राइब ऑफ बेल्स वॉज प्रेजेंट अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। वेस्टर्न इंडिया का मतलब सिंपल सा हो गया गुजरात, राजस्थान इधर, और सेंट्रल इंडिया का मतलब हो गया मध्य प्रदेश। तो गुजरात में, फिर से महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन सभी जगहों पे भेल्स ट्राइब्स पाए जाते हैं। मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स। ये लोग बहुत पावरफुल हैं, भेल्स ट्राइब्स जो हैं ये लोग अपने अपने जगह पे बहुत पावरफुल है, इतने पावरफुल है कि ये लोग वहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, और वहाँ पे पूरी तरीके से वो लोग एग्रीकल्चर पे ही अब डिपेंड रहते हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं इस कम्युनिटी के, भेल्स ट्राइब के, जो कि बड़े बड़े जमींदार भी अब बन गए हैं। ठीक है, मतलब ये लोग भी कम पावरफुल नहीं है, बहुत पावरफुल है। आगे, द गॉन्ड्स वेयर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कौन से ट्राइब पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? गॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये गॉन्ड्स ट्राइब का टाइप है, वो वहाँ पे बड़े लेवल पे पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट, हु वेयर ट्राइबल पीपल। तो समझ में आया ट्राइबल पीपल कौन लोग होते हैं? वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, जिनका घर परिवार पूरी तरीके से जंगलों से ही चलता है, और वो लगभग ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब आदिवासी लोग जो है हर जगह इंडिया में फैले हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल या फिर बहुत लोग इसको मोबाइल भी पढ़ते हैं, मोबाइल पीपल लिव्ड। तो इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। इसमें हम लोग बात करेंगे नोमैड्स के बारे में। नोमैड्स का मतलब बेसिकली होता है वैसे लोग जो अपने जानवरों के साथ वो लगातार एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, उस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते हैं नोमैड्स। और मोबाइल पीपल का मतलब हो गया कि वैसे लोग जो बिना जानवरों के भी इधर से उधर अपना रहन सहन के लिए अपना जगह चेंज करते रहते हैं। ठीक ना, तो इसी दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग समझते हैं कि नोमैड का मतलब क्या होता है। पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डोंट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ लिविंग। मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, उनका कोई भी अपना एक फिक्स जगह नहीं होता है, वो हमेशा मूव ही करते रहते हैं, अलग अलग जगह चेंज करते रहते हैं वो हमेशा। उसको उस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग कहते हैं नोमैड। ठीक ना, एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नोमैड जो है ना अकेला मूव नहीं करते, वो अपने जानवरों को भी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि उनका नोमैड का जो जीवन है पूरी तरीके से जानवरों पे ही डिपेंड रहता है। जानवरों के दूध को निकाल के बेचना, फिर से जानवरों का संख्या जब बढ़ जाता है तो उस जानवर को भी मार्केट में वो लोग बेच देते हैं, है ना। तो नोमैड का बेसिकली मतलब होता है वैसे लोग जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरे जगह पे लगातार मूव करते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं अपने जानवरों को लेकर, उसका कोई फिक्स जगह नहीं होता है। तो उस प्रकार के व्यक्तियों को हम लोग कह देते हैं नोमैड्स। अब नोमैड्स का ये तो डेफिनेशन हो गया। नोमैड्स के बारे में यदि आपको ज़्यादा जानना है तो आइए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, नोमैड्स मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। मतलब नोमैड्स जो है वो बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं अपने जानवरों को लेकर। और ये लोग क्यों मूव करते रहते हैं पता है? ताकि इनके जानवरों को फ्री में हमेशा हरा भरा घास खाने को मिलता रहे, और इनका जानवर अच्छा से खाएगा, इनका जानवर अच्छा से रहेगा तो इनका भी घर चलेगा। जानवर ही ठीक नहीं रहेगा तो इनका घर कैसे चलेगा? दूध कैसे निकालेंगे आप? मार्केट में आप कैसे बेचोगे उसको? आपका जानवर खाता पीता दिखेगा, मोटा ताज़ा दिखेगा, तभी तो उसका मार्केट में दाम ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं। तो नोमैड जो होता है वो अपना तो मूव करता ही है, लेकिन अपने साथ वो जानवरों को भी लेकर इधर से उधर जाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसके पीछे मात्र एक ही मुद्दा है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इधर उधर भटकते रहते हैं? ताकि उनके जानवरों को अच्छा से अच्छा घास वगैरह मिलता रहे। ठीक ना। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स।
तो वो लोग जो है जानवरों से जो दूध निकलता है उसी दूध पे वो लोग जिंदा रहते हैं। जिंदा रहने का मतलब हो गया उसी दूध को वो लोग खाते भी हैं और उसी दूध को वो लोग मार्केट में बेच भी देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। और उसके दूध से दही बनता है, चीज़ बनता है, बटर बनता है। मतलब जानवरों के दूध को ही निकाल के बेसिकली इन लोगों का घर परिवार चलता है, ठीक ना। तो नोमैड्स का सिंपल सा मतलब हो गया वैसे लोग जो अपने साथ साथ अपने जानवरों को भी मूव करवाते हैं, इधर से उधर वो लोग अपने जानवरों को लेकर जाते रहते हैं। और उन लोगों का जो पूरा जीवन है वो जानवरों पे ही डिपेंड है। जानवरों के दूध को निकाल के बेचना, जानवरों को ही बेच देना मार्केट में कभी कभार, तो इस प्रकार से उनका जीवन चलता है। दे ऑल्सो एक्सचेंज ऊल, घी एटसेट्रा विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। जैसे मान लो, सपोज करो होता क्या है, जैसे मान लो कि ये लोग ना एक गांव से गुजर रहे हैं अपने जानवरों को लेकर, और इन लोगों को खाने के लिए चाहिए अनाज, क्योंकि आप दूध पी के थोड़ी हमेशा रह सकते हैं। तो आप इमेजिन करो कि एक आदमी है जिनके पास 20-25 गाय है, मान लो, ठीक ना। मतलब एक आदमी जिसके पास 20-25 गाय है, और गाय है तो उसके पास दूध का कोई कमी नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, एक गांव से अपने गाय को लेके गुजर रहे हैं। अब इस व्यक्ति को लग गया भूख, मतलब इसको क्या चाहिए, अनाज चाहिए। तो ये क्या करते हैं, उस गांव के व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई हमको अनाज चाहिए खाने के लिए, बदले में हम आपको क्या कर देंगे, गाय का दूध दे देंगे। तो आप मेरे गाय का दूध ले लो और आप हमको अपने घर में जो अनाज रखा हुआ है थोड़ा बहुत, चावल दाल गेहूं वगैरह, वो हमको दे दो। तो इस तरीके से लोग एक्सचेंज करके अपना घर परिवार नहीं बल्कि ये लोग जानवरों के साथ जब मूव करते हैं तो इस तरीके से लोग अपना पालन पोषण कर लेते हैं अपने पेट का, ठीक ना। कभी गांव के लोगों से अनाज मांग लिया, कभी कपड़ा मांग लिया, कभी बर्तन मांग लिया, कभी और भी कुछ चीज़ का जरूरत पड़ा तो बदले में ये लोग दूध दे देते हैं, ये लोग दूध दे देते हैं, बदले में उनको वो सामान मिल जाता है। तो इसी तरीके से इनका चलता है। दे ब्राउड एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टिंग दैम ऑन देयर एनिमल्स। मतलब जो भी इनके पास सामान होता है उस सामान को ये लोग अपने जानवरों के बॉडी के ऊपर लोड कर देते हैं, और जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे वहाँ वहाँ जानवर जाएगा, और जहाँ जहाँ जानवर जाएगा वहाँ वहाँ इनके सारे सामान भी पहुँचते चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो जिस गांव में ये लोग रुकते हैं उसी गांव के लोगों से बर्तन मांग लिया, कपड़ा मांग लिया, बदले में ये लोग अपने गाय का दूध निकाल के उसको दे देते हैं। तो इस तरीके से नोमैड लोगों का अपना जीवन चलता रहता है। ये लोग लगातार अपने जानवरों के साथ मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोमैड्स के बारे में। अगला है बंजाराज। बंजारा एक वर्ड आपने सुना होगा। बंजारा के बारे में क्या लिखा हुआ देखो। बंजाराज होते कौन है? वन ऑफ द प्रोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ नोमैड्स वेर प्रोबेबली नोन एज बंजाराज। ये जो बंजारा आप नाम सुन रहे हैं ना, ये बंजारा भी बेसिकली है कौन? नोमैड ही है। मतलब ये बंजारा भी वही लोग हैं जो अपने जानवरों के साथ लगातार इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो नोमैड हो गया वैसे लोग जो अपने जानवरों के साथ मूव करते रहते हैं, और नोमैड का ही एक टाइप हो गया हमारा कौन सा? बंजारा हो गया। तो नोमैड का ही हमारा एक टाइप हो गया बंजारा। ये बंजारा भी नोमैड ही होते हैं, ये भी अपने जानवरों को लेकर इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो बंजारा किसी आदमी का नाम नहीं है, ध्यान रखना, ये ग्रुप ऑफ नोमैड का नाम है। मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोगों को एक साथ हमने कह दिया बंजारा, जो लोग अपने जानवरों के साथ मूव करते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। तो उस प्रकार के लोगों को हमने एक साथ क्या बोल दिया? बंजारा बोल दिया। और बंजारा भी कौन होते हैं? नोमैड ही होते हैं। मतलब ये लोग भी अपने जानवरों को लेकर ही इधर से उधर जाते रहते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला, द बंजाराज वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। बंजारा जो होते हैं ना, ये ट्रेडर नोमैड होते हैं। ट्रेडर नोमैड का मतलब हो गया, ट्रेडर नोमैड का मतलब सिंपल सा हो गया कि इनके पास जब जानवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि भाई आप जानवर पाल रहे हैं, जानवर का संख्या भी तो बढ़ेगा, वो बच्चे भी तो देंगे। तो जब जानवरों का संख्या बढ़ जाता है तो ये लोग क्या करते हैं? अपने जानवरों को बेच देते हैं और बेच के बड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक ना। तो ये लोग ट्रेडर नोमैड्स होते हैं। अपने जानवरों के दूध को तो बेचते ही हैं, लेकिन जब जानवरों का संख्या बढ़ जाता है, ये लोग उतने बड़े लेवल पे जानवरों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो जानवरों को ये लोग बेच देते हैं। आगे, देयर कैरावन वाज कॉल्ड टंडा। और ये बंजारा लोग कभी भी अकेले नहीं चलते हैं,
ये लोग जब भी मूव करते हैं अपने जानवरों के साथ तो ग्रुप में 20-25 बंजारा होंगे और एक बंजारा के पास लगभग 40-50 जानवर होते हैं। एक बंजारा के पास यानी कि एक आदमी के पास 40-50 जानवर है और मान लो यदि 20 आदमी ही मूव कर रहे हैं और एक आदमी के पास 50 जानवर है तो आप 50 इंटू 20 कर दो 1000, लेकिन मतलब 1000 जानवर हो गए। तो ये लोग कभी भी अकेले नहीं चलते, ये लोग हमेशा ग्रुप में चलते हैं। तो इसके कैरावन का मतलब हो गया, इसके काफिले को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। काफिला मतलब इनके ग्रुप, जब ये लोग साथ में चलते हैं, मतलब ये लोग कभी अकेले नहीं चल रहते हैं, अकेले नहीं चलते हैं लोग, जब भी जाएंगे तो ग्रुप में जाते हैं, तो उसके ग्रुप को कहा जाता है कैरावन, और उसी को कहा गया यहाँ पे कैरावन को ही टंडा कहा गया है। ठीक है, आगे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड दी बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। यहाँ पे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का बात हो रहा है। ये भी एक मुगल एम्पायर था, मुगल राजा था ये। इस राजा ने भी बंजाराज का इस्तेमाल किया था, बंजाराज से हेल्प लिया था। किस चीज़ के लिए? बंजारा से जानवर मांगा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, कि भैया तुम्हारे पास जानवर बहुत है तो तुम हमको अपना जानवर कुछ दिन के लिए किराए पे दे दो। हम क्या करेंगे, तुम्हारे जानवरों के ऊपर अपने अनाज को लोड करके शहर में लेके जाके क्या कर देंगे, उसको बेचेंगे। ठीक ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि बंजारा लोगों के पास इतना जानवर होता है, इतना ज़्यादा जानवर होता है कि इसके जानवरों को अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक बहुत बड़ा राजा था, उन्होंने इनके जानवरों को किराए पे लिया था बंजाराज से, कि भाई तुम्हारे पास जानवर बहुत है, हमको दे दो जानवर कुछ दिन के लिए, हम अपने अनाज को शहर में लेके जाके बस एक बार रख देंगे, तो फिर तुम अपना जानवर अपना ले लेना। ठीक ना? इस तरीके से हुआ था। द बंजाराज कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स। तो इन बंजारा ने क्या किया? इन बंजारा लोगों ने अपने जानवरों को बैलगाड़ी में सेट किया, अपने जानवरों को, और बैलगाड़ी पे अनाज रख के सारा अनाज कहाँ पहुँचा दिया? शहर में पहुँचा दिया। ये एक बार नहीं, हमेशा ये लोग करते रहते थे। मतलब बंजारा लोगों का यदि कभी ज़रूरत पड़ा किसी को, तो वो आदमी बंजारा लोगों को अपने यहाँ पे बुला के उनके जानवरों को किराए पे ले लेते थे और उनके जानवरों से काम करवा के फिर दोबारा उनको जानवर दे देते थे, बदले में उनको कुछ पैसा वगैरह भी मिलता था। ठीक ना? मतलब बंजारा लोगों के पास इतना जानवर होता था कि ये लोग अपने जानवरों को दूसरे को किराए पे दे देते थे कि लो भैया मेरा 100 जानवर है, तुम ले लो, लेकिन बाद में हमको ये जानवर लौटा देना अपना काम करके, लेकिन बदले में हम तुमसे पैसा भी लेंगे, और ये जो तुम जानवर ले रहे हो इसका खाना पीना सब कुछ आपको ही देखना पड़ेगा। तो ऐसे सिस्टम यहाँ पे चलता था। आगे, दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। मतलब मुगल आर्मी का मतलब हो गया, जब मुस्लिम राजा किसी जगह पे जाते थे अपने आर्मी को लेके, अपने सैनिकों को लेकर, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई राजा अपने इतने बड़े आर्मी को लेकर कहीं पे जाएगा युद्ध लड़ने के लिए, तो उस आर्मी को आप खाना तो खिलाओगे ना, लेकिन उस आर्मी को खाना खिलाओगे, अनाज कहाँ से आएगा? अनाज लोड करके किस पे लाओगे? तो अनाज लोड करके लाया जाता था बंजाराज के जानवरों के ऊपर। बेसिकली होता क्या था कि बैलगाड़ी में जानवरों को सेट कर देते थे, फिट कर दिया, और जानवर जो है उस बैलगाड़ी को खींच के मुगल के जहाँ पे आर्मी वगैरह रहते थे वहाँ पे उसको पहुँचा देते थे। कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जब भी मुगल राजा किसी से युद्ध लड़ते थे तो अपने आर्मी को वहाँ पे वो लेके जाते थे, और आर्मी लेके गया तो भाई आर्मी को खाना पीना तो खिलाना पड़ेगा, तो उस आर्मी को खाना खिलाने के लिए जो अनाज आता था इसी बंजारा के जानवरों के ऊपर लोड करके लाया जाता था। ठीक है, आगे। विथ अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन। सोचो, मतलब मुगल का इतना बड़ा आर्मी हुआ करता था कि उसको अनाज थोड़े मोड़े से नहीं चलता था काम, बहुत बड़े लेवल पे अनाज का उसका ज़रूरत पड़ता था। इतना अनाज पहुंचाने के लिए लगभग 1 लाख बैलगाड़ी काम करते थे। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है, समझ रही है बात। और 1 लाख ब्लॉक्स यहाँ पे लिखा गया है, तो 1 लाख बैलगाड़ी है, और एक बैलगाड़ी में कितने बैल होते हैं? 2 बैल होते हैं, यानी कि 2 जानवर होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 2 लाख जानवरों का इस्तेमाल करेगा कौन? मुगल राजा करेगा अपने आर्मी के लिए, केवल अनाज वहाँ पे पहुँच जाए इसके लिए। सोचो,
मतलब सिंपल सा ये हो गया कि मुगल राजा के तौर पे आप किसका नाम ले सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ले सकते हैं, आप अकबर ले सकते हैं, बाबर, हुमायूं, है ना, ये सब मुगल एम्पायर थे, मुगल राजा थे ये लोग। तो ये लोग जब भी किसी से लड़ाई लड़ते थे तो आर्मी को अनाज खिलाने के लिए ये लोग जानवरों को बैलगाड़ी में सेट करके फिट करके बैलगाड़ी पे अनाज को रखते थे और वहाँ पे जाके अनाज को वहाँ पे पहुँचाते थे जहाँ पे इसके सैनिक रहते थे। तो सोचो उस समय पे 1 लाख ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था अनाजों को केवल एक जगह से लेकर उठा के जहाँ पे आर्मी रह रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने में। तो बहुत बड़ी बात है ये। और इन सभी को करता कौन था, बंजारा करते थे। कौन करते थे ये सब, बंजारा। मतलब बंजारा के पास इतना जानवर हो सकते हैं और कोई इतना जानवर नहीं पालता था आगे, लेकिन बंजारा के इस प्रकार के जानवरों का इस्तेमाल तो राजा करता था, लेकिन बदले में बंजारा को इसका पेमेंट भी मिलता था, पैसा भी मिलता था, ऐसे फ्री में नहीं। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people। मतलब पेस्टोरल ट्राइब्स का मतलब हो गया वैसे आदिवासी लोग जो कि जानवरों को पालते हैं, पोसते हैं। जब जानवर बड़ा हो जाता है तो उसी जानवर को, जानवर मतलब गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, इस प्रकार के जानवरों को आदिवासी लोग पालते भी हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है तो जो बहुत अमीर आदमी है जो कि जानवरों को खरीद सकता है, उसको ये लोग जानवर बाद में बेच भी देते थे। तो जानवरों को बेचकर भी ये लोग अपना घर परिवार अच्छे तरीके से चलाते थे। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट्स एंड हायरार्कीज। इसको हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्लास में। यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट्स एंड हायरार्कीज। न्यू कास्ट का मतलब है कि अब हम लोगों को नए नए प्रकार के कास्ट देखने को मिलेंगे और समाज में एक हायरार्की देखने को मिलेगा। हायरार्की का मतलब होता है कि कुछ कास्ट ऐसे होंगे जो अपने आप को बहुत पावरफुल मानेंगे, कुछ ऐसे कास्ट होंगे जो अपने आप को बहुत लो समझेंगे, और कुछ ऐसे कास्ट होंगे जो मिडिल कास्ट होंगे, बीच वाले होंगे। तो इस टाइम के मतलब इसी टाइम के दौरान हम लोगों को कई प्रकार के नए कास्ट देखने को मिलेंगे और कई प्रकार के हायरार्की देखने को मिलेंगे। हायरार्की का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई अपने आप को बहुत पावरफुल समझेगा तो कोई अपने आप को बहुत लो भी समझेगा, इस प्रकार का। यानी कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट का मामला यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोगों को। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विथ न्यू स्किल्स वेयर रिक्वायर्ड। देखो ये तो सही बात है, जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, वैसे वैसे समाज में, सोसाइटी में नई नई चीज़ों का ज़रूरत तो पड़ता ही है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, यदि आज से 500 साल पहले के बारे में यदि हम लोग बात करें तो आज से 500 साल पहले हमारे पास टेलीफोन का कोई ज़रूरत नहीं था, रेलवे का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन समय बदला, हमारा ज़रूरत बदला, हमारा सोसाइटी बदला, सब कुछ बदला, तो आज हमारे पास फ़ोन का भी ज़रूरत है, रेलवे का भी ज़रूरत है, हवाई जहाज़ का भी ज़रूरत है, सब कुछ का ज़रूरत है। वही बात यहाँ पे कहा गया कि एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, यानी कि जैसे जैसे आपका कंट्री बढ़ेगा आगे, जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका ज़रूरत बढ़ेगा, वैसे वैसे नए नए प्रकार के चीज़ों को आपको लाना ही पड़ेगा। जैसे पहले टीवी का ज़रूरत नहीं था तो नहीं था हमारे पास टीवी, आज टीवी की ज़रूरत है तो हमारे पास टीवी है आज, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि टाइम के साथ जैसे जैसे लोगों का ज़रूरत बढ़ेगा, टाइम के साथ जैसे हमारा सोसाइटी चेंज होगा, वैसे वैसे हम लोगों को नए नए चीज़ों का ज़रूरत भी पड़ता रहेगा, नए नए चीज़ों का ज़रूरत भी बढ़ता रहेगा। न्यू कास्ट अपीयर्ड अमॉन्ग्स्ट दी ब्राह्मण्स। तो जो ब्राह्मण थे, बेसिकली ब्राह्मण का मतलब होता है हमारे इंडिया में उसको अपर कास्ट में रखा गया है। तो ब्राह्मण में अलग अलग प्रकार के कास्ट देखने को मिलने लगे। ब्राह्मण का सिंपल सा मतलब क्या समझना है आप लोगों को, अपर कास्ट। इंडिया में जिसको क्या माना जाता है, अपर कास्ट माना जाता है। तो ब्राह्मण के अंदर अलग अलग प्रकार के कास्ट देखने को मिलने लगे, ठीक है। On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of जातीज और कास्ट। यानी कि ब्राह्मण के अंदर नए नए कास्ट बनने लग गए। अब जब ब्राह्मण के अंदर मतलब अपर कास्ट में कौन हमारा गया, ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी यानी कि अपर कास्ट में भी अलग अलग प्रकार के कास्ट और जाति जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। On the other hand, many tribes and social groups were taken into
कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज और कास्ट। यहाँ तक के जो हमारे बहुत सारे आदिवासी लोग थे, वैसे लोग भी जो नॉर्मल समाज में रहते थे, सोसाइटी में रहते थे, उनमें भी देखने लगा कि अब यहाँ पे भी जो है जाति वगैरह डिवाइड होने लगा है। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के कास्ट के लोग मिलेंगे। कास्ट को हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं, जाति कह देते हैं। तो आप जहाँ पे रहते हैं आज वहाँ पे भी आपको अलग अलग कास्ट के लोग मिलेंगे, है कि नहीं। उसी प्रकार से आज आप देखोगे तो आदिवासी लोगों के बीच में भी अलग अलग प्रकार के कास्ट बने हुए हैं, है ना, जो कि पहले नहीं था इतने बड़े लेवल पे कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम आज हर जगह लगभग आपको देखने को मिलता है। ब्राह्मण्स में भी देखने को मिलता है, मतलब ब्राह्मण्स मतलब अपर कास्ट में भी कास्ट अलग अलग देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो लोअर कास्ट है, जो बहुत लो कास्ट का है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के कास्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ तक के जो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते थे, वो भी अब धीरे धीरे क्या होने लगे, कास्ट में डिवाइड होने लगे। ठीक ना, सब अपने अपने कास्ट को देखने लग गया कि भाई हम इस कास्ट से हैं, वो उस कास्ट से है, इस तरीके से होने लगा। आगे क्या होता है देखो फिर, स्मिथ्स का मतलब होता है एक तरीके से जो कि लोहा का काम करते हैं, इस प्रकार के चीज़ों को काम करते हैं, उसको हम लोग स्मिथ कह देते हैं। स्मिथ, कारपेंटर का मतलब हो गया जो लकड़ियों का काम करते हैं। एंड मैसोन्स का मतलब होता है जो मजदूरी का काम करते हैं। वे आर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मण्स ने क्या किया, जो आदमी जिस प्रकार के कामों को कर रहा है उसको वही कास्ट दे दिया। समझ रही है बात, मतलब ब्राह्मण्स ये सब काम क्यों कर रहे हैं कि तुम इस कास्ट से हो, तुम उस कास्ट से हो, क्योंकि ब्राह्मण्स ही हमारे उस समय पे सबसे बड़े पोजीशन पे हुआ करते थे। सोसाइटी को पूरी तरीके से चलाता कौन था अपने हिसाब से, ब्राह्मण्स ही चलाते थे। तो जो लोहा का काम करेगा उसका अलग जाति हो गया, जो लकड़ियों का काम करेगा उसका अलग जाति हो गया, जो मजदूरी का काम करेगा उसका जाति अलग हो गया। और ये सब अलग अलग जाति को डिवाइड करने का काम किसका था, यानी कि अलग अलग जाति का नाम देने का काम किसका था, ब्राह्मण्स का था। ब्राह्मण्स ने क्या कहा कि भाई हम हैं अपर कास्ट, हमसे कोई पावरफुल नहीं है, तो तुम सब जितने भी हो सब हमसे नीचे हो, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा तुम लोगों को मानना पड़ेगा। तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, अलग अलग प्रकार के कास्ट यहाँ पे बना दिए कि तुम लकड़ी का काम करते हो तो तुम्हारा ये कास्ट होगा, तुम मजदूरी का काम करते हो तो तुम्हारा ये काम होगा, मतलब तुम्हारा ये जाति होगा, तुम लोहा का काम करते हो तो तुम्हारा ये जाति होगा। इस तरीके से ब्राह्मण्स ने जाति में डिवाइड कर दिया सबको। amongst the क्षत्रियाज न्यू राजपूत बिकेम पावरफुल। अब क्षत्रिय के अंदर हमारा एक नया कास्ट क्या बन गया, राजपूत बन गया। और राजपूत एक बहुत पावरफुल कास्ट आज माना जाता है, ठीक ना। जैसे राजपूत का काम क्या होता है, उस समय पे जो राजपूत का क्षत्रिय का काम था, हालांकि जो राजपूत निकला है वो किससे निकला है, क्षत्रिय से निकला है। और क्षत्रिय का काम क्या होता था उस समय पे, युद्ध में लड़ाई को लड़ना। तो आप देख रहे हो, मतलब एक कास्ट से ही अलग अलग प्रकार के कास्ट अब क्या होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। उस कास्ट में जो आदमी जैसा काम कर रहा है उसको वैसा जाति का नाम दे दिया जा रहा है। तो क्षत्रिय से निकल गया हमारा राजपूत। दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेजेस सच एज हुनाज, चंदेलाज, चालुक्याज एंड अदर्स। मतलब जो राजपूत हैं वो डिफरेंट जगह से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूनाज, चंदेलाज, चालुक्याज, इन सभी में भी राजपूत देखने को मिले हैं। मतलब इन सभी प्रकार के इन सभी प्रकार के चीज़ों में भी राजपूत लोग देखने को मिले हैं जो कि लड़ाई वगैरह युद्ध में लड़ते थे। तो बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है आपको कि हर कास्ट से अलग अलग प्रकार के कास्ट निकलते चले गए। मतलब सिंपल सा यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, देखा गया कि जो जिस प्रकार का काम कर रहा है उस प्रकार के सभी लोगों को एक कास्ट दे दो नाम, है कि नहीं। जो झाड़ू साफ सफाई का काम करता है उसको अलग नाम दे दो, जो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं युद्ध में उसका अलग नाम दे दो। इस तरीके से उसका जाति बन गया। उसके बाद दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्ड रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज। मतलब ये लोग इतने धीरे धीरे अलग अलग प्रकार का कास्ट बना, तो हर कास्ट जो अपने आप को बहुत पावरफुल मानने लग गए, उन्होंने क्या किया, अपने छोटे मोटे रूलर्स को जो पहले से रूल करते आ रहे उन सभी को उन्होंने
हटा दिया उस पोजीशन पे, बोला कि अब आपका यहाँ पे कोई वर्चस्व यानी कि आपका कोई भी रूल नहीं चलेगा, अब रूल हमारा चलेगा, क्योंकि अब हमारा एक नया कास्ट बन चुका है और हम लोग क्या है, एक अपर कास्ट। कहने का मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे नया नया कास्ट बनता चला गया, सब अपने अपने कास्ट को लेकर अब काम करने लगे। सब चाहता था कि हमारा कास्ट पावरफुल हो। इसके लिए जो पहले से रूल करते आ रहे थे लोग, उन सभी को एक एक करके लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, हटाना स्टार्ट कर दिया। खेती बाड़ी में जो रूल पहले लोग करते थे उसको हटा के दूसरे लोग वहाँ पे आ गए। हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड रूलर्स एंड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। इससे क्या हुआ, अब नए नए कास्ट बन रहे हैं, तो लोगों ने अपने कास्ट के हिसाब से अपना सोसाइटी भी बना लिया कि ये सोसाइटी है तो इस सोसाइटी में केवल इस कास्ट के लोग रहेंगे, वो सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में केवल उस कास्ट के लोग रहेंगे। यानी कि अपने कास्ट के बेसिस पे लोगों ने अपना सोसाइटी भी बना लिया। और जो आदमी जिस कास्ट का बहुत पावरफुल निकला, जो आदमी जिस कास्ट का बहुत दबदबा वाला आदमी निकला, वो वहाँ का क्या बन गया, एक तरीके से छोटा मोटा राजा बन गया। ठीक ना। आगे तो वही कहा जा रहा है कि जिसके पास जितना पावर हुआ, जो जितना ऊपर कास्ट का रहा, वो वहाँ का क्या बन गया, एक तरीके से छोटा सा राजा बनता चला गया। द राइज ऑफ राजपूत टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। मतलब ये जो हमारा देख रहे हो अब राजपूत भी अपने आप को क्या मानने लगे, उस समय पे अपर कास्ट मानने लग गए। और आज भी आप देखोगे तो राजपूत लोग जो होते हैं, आज राजपूत क्या हमारे इंडिया में कास्ट है, और राजपूत आज एक इंडिया में अपर कास्ट में आते हैं। तो राजपूत अपने आप को उस समय पे क्या मानने लग गए, अपर कास्ट मानने लग गए, और ये अपने आप को राजा मानने लग गए कि भाई हम अपर कास्ट है, हम जो बोलेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। और सभी आदिवासी लोगों को और जो भी जितने भी छोटे छोटे लोग थे, उन सभी को बोला गया कि आज से तुम्हारा राजा हम हैं, तो हम जो बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। तो बेसिकली वही बात हो रहा है कि जो अपर कास्ट है वो अपना पावर दिखाने लगा, और जो लोअर कास्ट के लोग थे उसको अपने अंडर में लोग रखने लगे। ठीक है। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। यानी कि ब्राह्मण्स के वजह से ट्राइब्स में भी, आदिवासी लोगों में भी क्या कर दिया गया, कास्ट बना दिया गया। पहले क्या आदिवासी लोगों के अंदर में कोई कास्ट देखने को मिलता था? बिल्कुल भी नहीं। वो लोग सिंपली क्या थे, पहले आदिवासी थे जो जंगलों में रहते थे। लेकिन ब्राह्मण्स लोगों ने क्या किया कि आदिवासी के अंदर भी कास्ट को बना दिया कि भाई तुम आदिवासी हो, तुम ये काम करते हो तो तुम्हारा ये कास्ट होगा। तुम भी आदिवासी हो लेकिन तुम थोड़ा सा हट के काम करते हो तो तुम्हारा ये कास्ट होगा। तुम आदिवासी हो, तुम सबसे अलग काम करते हो तो तुम्हारा ये कास्ट होगा। यानी कि आदिवासियों के अंदर भी ब्राह्मण्स ने यानी कि अपर कास्ट लोगों ने क्या किया, अलग अलग कास्ट बना दिया। वहीं से कास्ट सिस्टम आया है। और आज कास्ट इतना भयंकर तरीके से है कि हर कास्ट आज अपने आप को पावरफुल मानता है, और कास्ट को लेकर आज बहुत समस्या भी होता है हमारे इंडिया में। ठीक ना। कई बार तो कास्ट को लेकर इतना भयंकर तरीके से रोड चौराहे पे झगड़ा हो जाता है कि लोगों को जान भी गंवाना पड़ जाता है लड़ाई पीट में। आगे, अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइंड द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। मतलब बहुत से लोगों ने लोअर कास्ट को ज्वाइन कर लिया, और जो बहुत सारे जो अपर कास्ट के लोग थे वो अपने अपर कास्ट को ज्वाइन कर गए। इससे क्या हो गया, अपर कास्ट का अपर कास्ट रह गया लोग, और जो लोअर कास्ट के थे वो लोअर कास्ट में ज्वाइन हो गए। मतलब अलग अलग प्रकार के लोग अपर कास्ट में जो थे उन सभी ने अपने आप को क्या कर लिया, मिला लिया कि भाई तुम भी अपर कास्ट हो, हम भी अपर कास्ट हैं, ये भी अपर कास्ट है, सब अपर कास्ट है, तो चलो हम लोग आपस में एक हो जाते हैं। तो ये लोग कहला गया अपर कास्ट। और जो लोअर कास्ट थे उन लोगों ने भी ऐसा ही करा कि भाई तुम भी लोअर कास्ट हो, तुम भी लोअर कास्ट हो, तुम भी लोअर कास्ट हो, चलो हम सब आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में क्या हो गया, दो ग्रुप बन गया, एक अपर कास्ट का और एक लोअर कास्ट का। और ये सिस्टम आपको आज भी इंडिया में देखने को मिलता ही है, अपर कास्ट का और लोअर कास्ट का कॉन्सेप्ट। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम। मतलब बहुत सारे आदिवासी लोग, पंजाब के रहने वाले, सिंध के रहने वाले, नॉर्थ वेस्ट के रहने वाले, नॉर्थ वेस्ट का मतलब पंजाब पाकिस्तान साइड का बात हो रहा है। उस समय तो इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था ना। तो बहुत सारे आदिवासी लोग जो कि पंजाब में रहते थे, सिंध में रहते थे, पाकिस्तान में रहते थे, बहुत सारे आदिवासी लोगों ने क्या कर लिया, इस्लाम को अपना लिया। इस्लाम का मतलब मुस्लिम धर्म को अपना लिया। उन्होंने सोचा कि भाई लोअर कास्ट में रहने से ज़्यादा बढ़िया क्या है,
अपना धर्म ही चेंज कर दो। तो वो लोग, कई सारे आदिवासी लोग हैं जो लोअर कास्ट के कैटेगरी में रहना पसंद नहीं किए, तो उन्होंने क्या कर लिया, मुस्लिम धर्म को अपना लिया, यानी कि अलग ही धर्म में वो चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से कास्ट सिस्टम जो है उस समय से चला तो आज तक चलता आ रहा है। और आज तो कास्ट सिस्टम और भी खतरनाक तरीके से है कि नहीं। आज आप देखो तो आपको लगभग हर जगह पे कास्ट, अलग अलग प्रकार के कास्ट के लोग आपको दिख जाएंगे। पहले ऐसा था क्या? पहले लोग केवल लोग थे, कास्ट नहीं था। कास्ट को बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? ये सब चीज़ अपर कास्ट के द्वारा बनाया गया, ब्राह्मण्स के द्वारा बनाया गया। उन्होंने ये सब खेला और अलग अलग प्रकार के कास्ट बनते चले गए, जिसका आज भी आपको असर दिखता है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक वो हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोजर लुक। इसमें हम लोग पहले बात करेंगे दी गॉन्ड्स के बारे में, ठीक है ना। तो गॉन्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम होगा क्लोजर लुक। इसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला होगा हमारा दी गॉन्ड्स, एक और हम लोग आगे बात कर लेंगे आगे, शायद अगला मेरे हिसाब से अहोम्स है, हाँ वही है, तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है अ क्लोजर लुक। इस क्लोजर लुक में हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा दी गॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। अब एक बात बताइए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि गॉन्ड्स कौन थे, बताओ? ट्राइबल थे, यानी कि गॉन्ड्स आदिवासी लोग थे जिनका जंगलों में ही रहना होता होगा, वैसी बात है ना। तो गॉन्ड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि उस आदिवासी कम्युनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिस आदिवासी कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉन्ड। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है इस आदिवासी लोगों के बारे में। पहला लिखा हुआ है दी गॉन्ड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। मतलब ये जो गॉन्ड्स लोग हैं, जो आदिवासी लोगों के कम्युनिटी का नाम है, तो ये गॉन्ड लोग बेसिकली इंडिया में कहाँ पे रहते हैं? ये गॉन्ड्स लोग बेसिकली इंडिया में ज़्यादातर रहते हैं बड़े जंगलों में। वास्ट फॉरेस्टेड रीजन का मतलब हो गया बड़े जंगलों में, और ये बड़े जंगल कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गोंडवाना। गोंडवाना का सिंपल सा मतलब हो गया, आज के टाइम पे यदि हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक ना। तो इंडिया में आज के टाइम पे यदि हम लोग बात करें तो गोंडवाना का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो ये तीन स्टेट हैं जिसको हम लोग गोंडवाना के नाम से भी जानते हैं। मतलब गोंडवाना एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता है हमारा। उस गोंडवाना का जो पार्ट है, मतलब गोंडवाना का जो पार्ट है इंडिया के बाहर भी है, लेकिन इंडिया के अंदर यदि हम लोग बात करें तो गोंडवाना जो है हमारा, वो इंडिया में गोंडवाना का जो पार्ट कहलाता है वो मध्य प्रदेश का कहलाता है, महाराष्ट्र का कहलाता है और छत्तीसगढ़ का कहलाता है, ठीक ना। तो बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है कि इंडिया में गोंडवाना आदिवासी लोग जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये गॉन्ड्स लोग क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब हुआ कि ये लोग 2-4 महीने एक जगह पे रहते हैं, फिर उस जगह को छोड़ के किसी दूसरे जगह पे चले जाते हैं। मतलब जंगल ही ये लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन किसी एक जंगल में मान लो एक जगह पे रहा 4 महीने, फिर अगले 4 महीने के बाद किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे वो लोग। तो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। मतलब जहाँ पे 4 महीने रहेंगे वहाँ पे साग सब्जी फल फूल सब कुछ उगा के वो लोग खाएंगे। फिर 4-5 महीना बीत जाएगा, फिर दूसरे जंगल में जाएंगे, फिर वहाँ पे साग सब्जी फल फूल उगा के फिर वहाँ पे खाएंगे। फिर इस तरीके से ये बार बार अपने जगह को चेंज करते रहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब इस प्रकार से जो खेती वगैरह करते हैं, जगह बार बार चेंज करते रहते हैं इस प्रकार के लोग, उसको हम लोग, इस प्रकार के खेती को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? गॉन्ड्स आदिवासी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर वो लोग क्या क्या करते हैं। तो पहला बात, ये लोग रहते किधर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तरफ इन लोगों का संख्या ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये लोग जहाँ भी रहते हैं किस प्रकार का कल्टीवेशन, यानी कि किस प्रकार का खेती ये लोग फॉलो करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब एक जगह पे रहेंगे 5-6 महीना 4 महीना जो भी रहना हो, फिर उस जगह को वो लोग छोड़ देते हैं, दूसरे जगह पे रहते हैं, फिर वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे, द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन मेंशन्स द गॉन्ड किंगडम ऑफ गढ़ा कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेज। मतलब अकबरनामा जो है एक किताब है जिस किताब में किसके बारे में लिखा हुआ है? अकबर के बारे में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, अकबरनामा एक किताब है, उस किताब में अकबर के बारे में लिखा हुआ है। और उस किताब में हम लोगों को ना एक जगह पर गॉन्ड लोगों के बारे में भी पढ़ने को मिलता है।
गौंड लोगों के बारे में वहां पे लिखा गया है कि जो गौंड लोग हैं इनका इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था कि लगभग गौंड लोगों के अंदर में 70,000 गांव आते थे। सोचो 70,000 गांव, 70,000 विलेजेस किसके कब्जे में होते थे? गौंड लोगों के कब्जे में होते थे। यानी कि ये गौंड आदिवासी लोग उसको चलाते थे। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है कि अकबर नामा जो है वो एक किताब है, जिस किताब में अकबर के बारे में लिखा हुआ है, उसी किताब में हम लोगों को एक जगह पे गौंड आदिवासी के लोगों के बारे में भी देखने को मिलता है कि वहां पे लिखा हुआ है कि गौंड आदिवासी 70,000 गांवों में रूल करते थे। 70,000 गांव उनके कब्जे में डायरेक्टली होता था। कई सारे गांव में वो लोग खुद रहते थे और कई सारे गांवों के ऊपर ये लोग अपना हुक्म चलाते थे, गौंड लोग। तो क्या गौंड आदिवासी को आप कम समझोगे? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग भी बहुत पावरफुल हुआ करते होंगे उस समय पे। 70,000 गांव होने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब एक बहुत बड़ा शहर इसके कब्जे में रहता था हमेशा। तो ये लोग भी बहुत पावरफुल आदिवासी लोग थे। आगे, द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़। और इतना बड़ा जो किंगडम है इनका, यानी कि जो 70,000 गांव हैं, इसको इन आदिवासी लोगों ने क्या कर रखा था? गढ़ में डिवाइड कर लिया था। गढ़ का मतलब होता है फोर्ट, किला। मतलब कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई 70,000 गांव हैं, इतने हजार गांव तुम संभालना, इतने हजार गांव तुम संभालना, इतने हजार गांव तुम संभालना। इस तरीके से ये लोग अपने अपने एरिया को डिवाइड कर लिए थे रूल करने के लिए। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से। आगे, ईच गढ़ वाज कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर गौंड क्लैन। यानी कि जितने भी पार्ट इन्होंने डिवाइड किए और हर एक पार्ट को गौंड के द्वारा चलाया जाता था, रूल किया जाता था। समझ में आ रही है बात सब कुछ? तो बेसिकली इन लोगों के अंदर में 70,000 गांव आते थे और 70,000 गांव को रूल करने के लिए, सही तरीके से अपना सिस्टम सही तरीके से चलाने के लिए ये लोग अपने 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 बीच में ये लोग अपने गांव को, मतलब 70,000 गांव को आपस में बांट लेते थे कि इतना हजार गांव तुम संभालना, ये तुम संभालना। इस तरीके से ये लोग अपना डिवाइड कर लेते थे। आगे, दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। 84 को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? 84 कहते हैं। आगे देखो क्या होता है। द 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बरहट्स विच वेयर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच। अब हुआ क्या देखो, ये लोग कितने कैसे कैसे डिवाइड करते थे अपने अपने इलाके को। जैसे 70,000 इसके पास गांव हैं, तो 70,000 गांव को ये लोग पहले डिवाइड करते थे 84 गांव के बीच में। मतलब 70,000 गांव इन लोगों के कब्जे में होता था। तो ये लोग क्या करते थे, बहुत बड़े गांव पे रूल नहीं करते थे। एक आदमी को रूल करने के लिए दे देते थे 84 गांव, दूसरे आदमी को भी 84, फिर 84, फिर 84, फिर 84। अब एक आदमी भी सही तरीके से 84 गांव को रूल नहीं कर पाता था। इसके लिए फिर ये लोग क्या करते थे, अब 12-12 गांव को आपस में डिवाइड कर लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो पहले ध्यान से। एक आदमी को राजा बना दिया कितने गांव का? 84 गांव का। लेकिन उस राजा ने क्या किया, 84 गांव को भी 12-12 गांव में डिवाइड कर लिया और उस छोटे से 12 गांव का एक आदमी को राजा बना दिया। इस तरीके से वो लोग रूल करते थे। समझ में आया बात कहानी? तो सिंपल समझो, टोटल गौंड आदिवासी लोगों के कब्जे में कितने गांव होते थे? 70,000 गांव होते थे। और उन लोगों ने डिवाइड कैसे किया, आपस में कैसे बांटा इसको? 84 गांव। मतलब सभी को 84 गांव दे दिए गए कि भैया तुम 84 गांव को रूल करो, तुम इधर जो 84 गांव है तुम उसको रूल करो, इस तरीके से। तो एक आदमी को राजा बना दिया गया उस 84 गांव का। अब वो एक अकेला राजा भी 84 गांव को सही तरीके से चला नहीं पाता था। फिर उस राजा ने क्या किया, अपने 84 गांवों को भी 12-12 गांव में डिवाइड करके वहां के छोटे छोटे राजा लोगों को वहां का 12 गांव का राजा बना दिया। और 12 गांव का राजा भी होना छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। इस तरीके से वो लोग रूल सही तरीके से करते थे। इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा कि 70,000 के 70,000 गांव पे सही तरीके से रूल हो पाएगा। अब जरा एक बात बताओ, यदि एक ही आदमी 84 गांव को चलाता, क्या वो सही तरीके से कभी चला पाता? कभी नहीं चला पाएगा, क्योंकि 84 गांव छोटा मोटा गांव नहीं होता है, बहुत बड़ा गांव होता है। तो उन्होंने क्या किया, फर्दर बाद में फिर 84 गांव को भी 12-12 गांव में डिवाइड कर दिया ताकि सही तरीके से उसको रूल किया जा सके। ठीक ना? इस तरीके से वो लोग अपना सिस्टम चलाते थे। आगे, ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट फ्रॉम द गौंड्स, गौंड राजाज। यानी कि गौंड के जो राजा हुआ करते थे। अब देखो, गौंड है कौन? आदिवासी लोग हैं।
इन आदिवासी लोगों के बीच में ही जो आदमी बहुत पावरफुल हो गया, जो बहुत पैसे वाला हो गया, वो क्या बन गया, गौंड का राजा बन गया। मतलब आदिवासियों का क्या बन गया, वो राजा बन गया। और ये राजा भी जमीन वगैरह देते थे किसको, ब्राह्मण्स को। क्योंकि देखो हमने पहले भी बात किया है कि ब्राह्मण्स हमारे सोसाइटी में सबसे टॉप पे रहते थे हमेशा। उनका क्या कहना था कि भाई तुम लोग आपस में कुछ भी करो, तुम लोग कितना भी कास्ट बन जाओ, तुम लोग कितना भी अपने जाति में कन्वर्ट हो जाओ, डिवाइड हो जाओ, लेकिन ब्राह्मण हमेशा किस पे रहेगा, टॉप पे ही रहेगा। तो ब्राह्मण्स को हमेशा फायदा मिला है। तो गौंड के राजा जरूर होते थे, यानी कि गौंड आदिवासी के लोग राजा बन जाते थे, लेकिन इन लोगों को भी ब्राह्मण्स का ही बात मानना पड़ता था। भले राजा बन गए हैं ये लोग, लेकिन अभी बात किसका मानेंगे ये लोग भी, ब्राह्मण्स का ही बात मानेंगे। क्योंकि ब्राह्मण्स को उस समय पे इंडिया में क्या माना जाता था, उस समय पे भी और आज भी अपर कास्ट। अपर कास्ट का मतलब हुआ कि जो ब्राह्मण बोलेगा वो तुमको मानना पड़ेगा, तो ये लोग मानते थे। तो ब्राह्मण्स को जमीन देना, ब्राह्मण्स को अनाज देना, ब्राह्मण्स के लिए काम करना, ये सब काम किसका होता था, गौंड के राजा का होता था। आगे द गौंड चीफ। गौंड चीफ का मतलब हो गया आदिवासी लोगों का जो मुखिया होते थे, जो राजा के तरीके से कह सकते हो आप। द गौंड चीफ नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। अब ये जो गौंड चीफ थे, यानी कि गौंड आदिवासी के जो राजा हुआ करते थे, ये लोग अब अपने आप को क्या सोचने लगे कि हमको राजपूत बुलाया जाए। मतलब इन लोगों को, मतलब ये लोग क्या बन चुके थे बताओ, राजा बन चुके थे अपने अपने इलाके के। तो राजा का मतलब क्या होता है, पावर, पावरफुल होना। और पावरफुल उस समय पे था कौन, ब्राह्मण, राजपूत। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई हम भी तो पावरफुल हैं, तो हमको भी क्या बुलाओ, अब आज से राजपूत बुलाओ, ब्राह्मण्स बुलाओ, इस तरीके से। तो ये लोग भी अपने आप को सोचने लगे, गौंड के जो राजा हुआ करते थे, इन्होंने भी सोचा कि पावरफुल तो हम भी हैं, हम भी राजा हैं, तो हमको भी लोग क्या समझे, राजपूत समझे, हमको भी पावरफुल समझे। ठीक है, खैर आगे। सो अमन दास द गौंड राजा ऑफ गरखा कटंगा assumed the title of संग्राम शाह। अब देखो यहाँ पे एक गौंड राजा का नाम है, गौंड राजा का नाम है अमन दास, और ये कहाँ का राजा था, गरखा कटंगा का। ये बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, 84 गांव का ये क्या रहा होगा, एक राजा रहा होगा, है कि नहीं। तो ये गरखा कटंगा का राजा था, अमन दास नाम था इस व्यक्ति का। इन्होंने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया संग्राम शाह। और संग्राम शाह का सिंपल सा मतलब है, ये अपने आप को क्या मानने लग गए, राजपूत मानने लग गए, अपने आप को बहुत बड़े अपर कास्ट के लोग मानने लग गए। जबकि ये था कौन, एक आदिवासी था, गौंड था ये, है कि नहीं। आगे, हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। और इसका जो बेटा था, अमन शाह का जो बेटा था, दलपत नाम था उसका। इसके बेटे ने, जिसका नाम था दलपत, वो एक राजकुमारी से शादी करता है। राजकुमारी का नाम है दुर्गावती, द डॉटर ऑफ सलबाहन। सलबाहन का वो कौन थी, बेटी थी। ठीक है, द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। बेसिकली यहाँ पे समझो हो क्या रहा है, पूरा कहानी समझना। गौंड लोग क्या होते चले गए, अलग अलग जगह के राजा बनते चले गए। तो उन लोगों ने सोचा कि राजा का मतलब होता है पावरफुल होना, तो हम राजा हैं, हम पावरफुल भी हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमको भी अब लोग क्या समझने लगे, अपर कास्ट समझने लगे, इसलिए इन लोगों ने अपने आप को राजपूत कहना स्टार्ट कर दिया। तो राजपूत इन लोगों ने अपने आप को मानना स्टार्ट कर दिया। जबकि ये लोग क्या राजपूत थे सही में बताओ, बिल्कुल भी नहीं। लोग थे कौन, असल में आदिवासी लोग थे। इसी के वजह से ही अपने आप को राजपूत मानने लगे। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे का जो शादी है, उसकी बेटी से शादी करवाया जो राजपूत थे। तो इसका जो बेटा था, अमन दास का जो बेटा था, बेटा का नाम था दलपत। इनका शादी किससे हुआ, एक राजकुमारी से हुआ। और वो राजकुमारी का नाम क्या था, दुर्गावती। ये किसकी बेटी थी, सलबाहन का। और सलबाहन था एक्चुअली में कौन, चंदेल का वो राजपूत था। बेसिकली चंदेल जगह का नाम है, वहां के राजपूत थे। समझा रही बात, चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। बेसिकली महोबा एक जगह है, वहां का ये राजा हुआ करता था। समझ आ रही है बात। तो अमन दास जो कि एक गौंड राजा था, उन्होंने अपने आप को राजपूत कहना स्टार्ट किया। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे का जो बिहा है, जो शादी है, वो राजपूत की बेटी से ही करवाया।
समझ में आ रही है बात? यदि आपको कोई पूछे कि बताओ उस लड़की का क्या नाम था जिससे इनका शादी हुआ, तो दुर्गावती। किसकी बेटी थी वो? सलबाहन का बेटी थी वो। ये सलबाहन कहाँ का राजा था? महोबा का राजा था। कहाँ का राजा था? महोबा का। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा द चंदेल राजपूत ऑफ महोबा का मतलब सिंपल सा हो गया कि ये राजपूत तो था, लेकिन कहाँ का राजपूत था और राजा भी था। कहाँ का राजा था? महोबा का। महोबा का, ठीक है। आगे, हाउएवर दलपत डाइड अर्ली, लेकिन इसके बावजूद भी दलपत जो है वो जल्दी ही उसका डेथ हो जाता है। डेथ मतलब जानबूझ के उसको नहीं मारते हैं, उसका जान कुछ हो सकता है, बीमारी हुआ हो कुछ, तो उनका दलपत जो कि अमन दास का बेटा था, उनका शादी एक राजपूत की बेटी से हुआ। लेकिन हाँ, अमन दास जो था वो जिंदा है, वो तो उनके पिताजी थे ना। तो अमन दास का बेटा कौन था? दलपत। इनका शादी हुआ दुर्गावती से, लेकिन दलपत कुछ दिन के बाद ही मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है। आगे आगे कहानी समझो। रानी दुर्गावती was very capable and started ruling on behalf of her 5 years old son बीर नारायण। अब समझो, इनका एक बेटा हुआ दलपत का। जब दुर्गावती से शादी हुआ तो इनका एक बेटा भी हुआ। बेटा का क्या नाम था? बीर नारायण। बीर नारायण। तो बीर नारायण चूंकि अभी बहुत छोटा है, अब समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। दलपत जो है वो अमन दास का क्या है? बेटा है। तो दलपत भी ऑटोमेटिकली एक राजा ही होगा कहीं ना कहीं का। लेकिन दलपत का हो गया है मौत, तो ऑब्वियस ये बात है, नियम के हिसाब से अब राजा कौन बनेगा उस जगह का? उसका बेटा बनेगा। लेकिन उसका बेटा भी बहुत छोटा है, 5 ही साल का है। तो बेटा के बदले में उस जगह को अभी रूल कौन करेगा फिर बताओ? उसकी वाइफ करेगी, दलपत की पत्नी करेगी। तो दलपत की जो पत्नी थी दुर्गावती, उन्होंने काफी लंबे समय तक उसके एरिया पे रूल किया, ठीक ना। क्यों रूल किया? क्योंकि नियम के हिसाब से उसका बेटा रूल करेगा, लेकिन बेटा तो भी वो छोटा है, तो उसकी पत्नी ने रूल किया, ठीक है। आगे, इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक्ड गरखा कटंगा। लेकिन 1565 का कहानी है, बात है, मुगल का एक राजा जिसका नाम था असफ खान, इन्होंने गरखा कटंगा पे अटैक किया। और गरखा कटंगा बेसिकली इसी के इलाके पे अटैक किया जहां की दुर्गावती क्या थी? अभी फिलहाल महारानी थी, ठीक ना। तो उस जगह पे असफ खान अटैक करता है। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। लेकिन रानी दुर्गावती भी बहुत मजबूत महिला थी, उन्होंने भी लड़ाई लड़ा असफ खान के खिलाफ। लेकिन होता क्या देखो, शी वॉज डिफीटेड एंड प्रीफर टू डाई रेदर देन सरेंडर। मतलब दुर्गावती लड़ाई को हार जाती है और उनको कहा जाता है कि इनको सरेंडर मत, मतलब ये सरेंडर ना करे, ये इसका जान ले लिया जाए। समझ रही है बात? मतलब सिंपल सा हो गया कि लड़ाई जब दुर्गावती हारी तो इनको जान से मार दिया गया। समझ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। लेकिन इसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसका बेटा भी एक लड़ाई में ही मारा गया। तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि दलपत तो पहले ही मर गया था, उसकी वाइफ दुर्गावती असफ खान के साथ लड़ाई हुआ उसका, वो मर गई, और कुछ समय के बाद इसका बेटा भी लड़ाई लड़ते ही मर गया। 5 साल का पहले था, लेकिन बाद में इसका उम्र बड़ा होगा तो ये भी लड़ाई लड़ा और ये भी बाद में क्या कर गया? मर गया, ठीक है। आगे देखते हैं। गरखा कटंगा वाज अ रिच स्टेट। गरखा कटंगा जो था ना वो बहुत ही अमीर इलाका हुआ करता था, बहुत ही अमीर स्टेट हुआ करता था। इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। तो इतना ज़्यादा जो गरखा कटंगा अमीर था, ये क्यों अमीर था बताओ? इसलिए अमीर था क्योंकि गरखा कटंगा अलग अलग जगह पे अपने इलाके के आसपास वाले जगह पे अटैक करता रहता था और उसको अपने कब्जे में ले आता था। और ऑब्वियस ही बात है, किसी जगह पे आप अटैक करोगे और वो जगह आपके कब्जे में आ जाएगा, इसका मतलब है कि उस जगह का सारा रिसोर्स भी आपका हो जाएगा, फिर पैसा, धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी जो भी है। और सबसे बड़ी बात, गरखा कटंगा जो था
वो इतना अमीर इसलिए भी था क्योंकि ये हाथी को बेच के पैसा कमाया था। अपने यहाँ पे हाथी बहुत हुआ करता था इसके पास, तो ये हाथी दूसरे दूसरे लोगों को बेचता था और इतना ज़्यादा पैसा कमाया था। गरखा कटंगा इतना ज़्यादा अमीर इलाका था, इसके वजह से ही, इसी वजह से, अमीर होने के वजह से ही असफ खान ने इसके ऊपर अटैक किया था। क्योंकि असफ खान का मानना था कि यदि गरखा कटंगा हमारे कब्जे में आ जाएगा तो बहुत बड़ा धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो आ गया उसके हाथ में, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge precious coins and elephants. मतलब जब असफ खान ने, यहाँ पे बात हो रहा है मुगल्स का, तो मुगल्स में कौन थे हमारे, बताओ? असफ खान थे। जब असफ खान ने दुर्गावती को हराया और बाद में उसका बेटा भी मर गया, तो ऑब्वियस ये बात है असफ खान का पूरा कंट्रोल किस पे हो गया अब, बताओ? ऑब्वियस ये बात है, इस वाले इलाके पे हो गया। और इस वाले इलाके में जितना भी महंगे महंगे प्रीशियस कॉइन थे, कॉइन मतलब सोना का, चांदी का, जितने भी सिक्के थे, खजाने थे, पूरा का पूरा गरखा कटंगा का, और जो भी एलिफेंट वगैरह, हाथी वगैरह था गरखा कटंगा में, सब का सब किसका हो गया? असफ खान का हो गया। ठीक है, आगे। दे एनेक्स पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण। अब देखो होता क्या है, इस पूरे के पूरे जगह को बहुत गंदे तरीके से असफ खान पहले क्या करता है, लूट लेता है। यहाँ का सारा हाथी ले लेता है, सारा यहाँ का रिसोर्स वगैरह, जो भी पैसा, सिक्का वगैरह जो भी है यहाँ पे, वो सब कुछ असफ खान अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद, सब कुछ लूटने के बाद, असफ खान को दिखा कि अभी इस इलाके में कुछ खास नहीं बचा है, तो उस इलाके को किसको दे दिया गया? चंद्र शाह को दे दिया गया। और चंद्र शाह कौन थे बताओ? अंकल थे। किसके अंकल थे? वीर नारायण के। और ये नारायण कौन था बताओ? बिल्कुल, रानी दुर्गावती का जो बेटा था, उस बेटे का जो अंकल थे, अंकल का नाम था चंद्र शाह। उसको दे दिया गया कि भैया, मतलब असफ खान ने बोला कि भैया हमने दुर्गावती के ऊपर अटैक किया, हमने उसको हरा दिया, उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा इलाका हमारे कब्जे में आ गया, सब कुछ हमने इसको लूट लिया है, अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है, तो इस राज का जो जिम्मेदारी है वो हम आपके ऊपर सौंप देते हैं। मतलब जिस राज्य का राजा क्या कर जाओ, आप बन जाओ। तो जो वीर नारायण का जो अंकल थे, उसको इस जगह का राजा बना दिया गया। लेकिन एक बात बताओ, राजा बना तो दिया गया, लेकिन क्या राजा के पास कोई धन संपत्ति बचा है? कुछ भी नहीं, वो तो सारा कुछ असफ खान लूट चुका है। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गरखा कटंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम। मतलब गरखा कटंगा को पूरी तरीके से लूटने के बाद भी कुछ दिन तक गरखा कटंगा चला, कुछ दिन तक वहां पे सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद हाउ एवर दे बिकेम मच वीकर। लेकिन कितना ही दिन तक अच्छी तरीके से उसको रूल कर पाएगा वहां का राजा? चंद्र शाह जो कि वहां का राजा है, बिल्कुल नया नया राजा बना है, उसके पास ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना पैसा है, धन संपत्ति कुछ भी नहीं है उसके पास। तो ऑब्वियस ये बात है, क्या वो ज्यादा दिन तक राजा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। राजा राजा तभी तक रहता है जब उसके पास पैसा होता है, पावर होता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो राजा क्या किसी काम का है? इसके बाद गरखा कटंगा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। फिर गरखा कटंगा के ऊपर छोटे मोटे जो राजा थे आसपास के, उन्होंने अपने अपने कब्जे में उसको बांट लिया और फिर वहां पे उसका रूल करना स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा गोंड्स के बारे में कंप्लीट। तो इसमें गोंड के बारे में आपको बस ये याद रखना है कि गोंड आदिवासी लोग इतने पावरफुल थे कि वो एक टाइम पे अपने अपने इलाके के क्या बन चुके थे? राजा बन चुके थे। और राजा बने तो इतना सारा कांड हुआ, इतने बड़े राजा बन गए कि मुगल को उसके ऊपर अटैक करना पड़ा उसको जीतने के लिए, वो भी कौन? असफ खान को। समझ में आया पूरा कहानी गोंड्स का? इसी प्रकार का कहानी हमारा लगभग है अहोम्स का, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए समझते हैं हम लोग इसको अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है अहोम्स के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा गोंड्स के बारे में, गोंड का क्या कहानी था, सब कुछ हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट है हमारा अहोम्स। अहोम्स भी क्या है? एक आदिवासी ही कम्युनिटी का नाम है, ठीक ना? इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्रा वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन दिस 13th सेंचुरी। बेसिकली हम लोग
जो बात करने वाले अहोम्स के बारे में, ये कहाँ पे हैं अभी फिलहाल बताओ? म्यांमार के बारे में बात होगा, ठीक ना। और पहले म्यांमार, बांग्लादेश सब एक हुआ करता था। आज ये सब क्या हो चुके हैं? अलग अलग कंट्री बन चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक ना। तो जिस टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम पे अहोम्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते थे? अहोम्स आदिवासी लोग जो हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलते थे कहाँ पे? म्यांमार में। तो उस टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो म्यांमार के बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अहोम्स लोग बेसिकली रहते कहाँ पे थे उस समय पे? म्यांमार में रहते थे, ठीक है। आगे, दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भूहियान। भूहियान का मतलब होता है लैंडलॉर्ड्स। अब देखो होता क्या था म्यांमार में, पहले से म्यांमार के छोटे मोटे राजा म्यांमार में रूल करते थे, और वो राजा होते कौन थे? बेसिकली लैंडलॉर्ड होते थे, बड़े बड़े जमींदार लोग ही म्यांमार को चलाता था। लेकिन बाद में उन सारे लैंडलॉर्ड को हरा के उन सारे जगह पे कब्जा कर लिया किसने? अहोम्स लोगों ने कब्जा कर लिया। कहने का मतलब है कि म्यांमार जो पहले म्यांमार के जमींदार के कब्जे में हुआ करता था, अब म्यांमार का सारा एरिया किसके कब्जे में आ चुका है? अहोम्स के कब्जे में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे लैंडलॉर्ड को बुहियान कहा गया है, तो आप लैंडलॉर्ड भी बोल सकते हैं। आगे, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स्ड द किंगडम्स ऑफ द कुटियाज। कब? 1523 एंड ऑफ कोच हाजो 1581। बेसिकली ये सब अलग अलग जगह का नाम है। तो बाद में जो अहोम्स लोग हैं वो कुटियाज और कोच हाजो को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अहोम्स लोगों का जो दायरा है, जो एरिया, वो धीरे धीरे और बढ़ता ही चला गया। द अहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट। इस तरीके से अहोम्स लोगों का क्या हो गया? म्यांमार में बहुत बड़ा स्टेट बनता चला गया, मतलब बहुत बड़ा इलाका इनका बनता ही चला गया। दे कुड मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन। मतलब कि ये लोग भी अपने पावर को बढ़ाते चले गए, और ये लोग हाई क्वालिटी का गन पाउडर, कैनन, बेसिकली सभी का इस्तेमाल किया जाता था लड़ाई को लड़ने के लिए। गन पाउडर मतलब बारूद बनाना, किसी जगह पे जाके हमला कर देना, अटैक कर लेना उस जगह को। तो ये लोग गन पाउडर अच्छा बनाते थे, कैनन अच्छा बनाते थे, मतलब बेसिकली लड़ाई लड़ने के लिए जो चीज़ चाहिए, हथियार वगैरह, ये लोग अच्छा खासा बनाते थे। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। लेकिन अहोम किंगडम के ऊपर भी, यानी कि अहोम लोगों का जहां जहां भी कब्जा हुआ, उन सारे जगहों के ऊपर अटैक किया किसने? मुगल्स ने। और मुगल्स में भी राजा का नाम क्या था? मीर जुमला। तो इस मीर जुमला जो कि एक मुगल राजा थे, मुस्लिम राजा थे, इन्होंने अहोम किंगडम पे अटैक किया। द अहोम्स वेर डिफीटेड। और यहाँ पे भी अहोम्स क्या हो गया? हार गया। जैसे गॉन्ड्स हारे थे ना, असफ खान जीत गया था, यहाँ पे मीर जुमला जो कि एक मुगल राजा थे, मुस्लिम राजा थे, उन्होंने अहोम के जगहों पे, जहाँ जहाँ पे अहोम का कब्जा था, वहाँ पे अटैक किया, और मीर जुमला क्या कर गया? जीत गया, और अहोम लोग जो थे वो हार गए। अब हार गए तो ऑब्वियस बात है इनका भी बुरा हाल होने वाला है। क्या हुआ देखो, द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। मतलब द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। बेसिकली अहोम लोग जो थे वो अपने यहाँ पे लोगों से काम करवाते थे जबरदस्ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पैक्स। ये क्या होता है फिर आगे बढ़ेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वेर कॉल्ड पैक्स। मतलब अहोम्स लोग जब म्यांमार में रूल करते थे तो वो लोगों को जबरदस्ती काम करवाते थे लोगों से, और उसी लोगों को कहा गया है पैक्स। पैक्स का मतलब होता है वैसे लोग जिसको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तो ऐसा कौन करते थे बताओ? अहोम्स लोग करवाते थे। अहोम्स लोग लोगों को जबरदस्ती काम करवाते थे। पीपल फ्रॉम हैविली पॉपुलेटेड एरियाज वेयर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। मतलब जहाँ पे अहोम्स लोग जब रूल करते थे उस समय पे म्यांमार में, तो ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पे होता था वहाँ से लोग निकल के वैसे वैसे जगह पे शिफ्ट होते चले गए जहाँ पे जनसंख्या लोगों का कम रहता था। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। तो जब अहोम्स लोगों का लड़ाई मीर जुमला के साथ हुआ, तो जितने भी एडल्ट लोग थे, एडल्ट मतलब जितने भी जवान लोग थे,
अहोम्स लोगों ने सभी को किस में भर दिया? आर्मी में भर दिया। सभी को अहोम्स लोगों ने बोला कि तुम सब चलो हमारे लिए क्या करना? मिर जुमला से लड़ाई लड़ना। मतलब सिंपल सी बात है, अहोम्स लोग क्या कर रहे हैं? इस जगह पे रूल कर रहे हैं, तो अहोम्स लोग जो बोलेंगे वो लोगों को मानना पड़ेगा। तो जितने भी नौजवान लोग थे सभी को आर्मी में जबरदस्ती अहोम्स लोगों ने भर दिया और बोला कि चलो तुम सब मिर जुमला के आर्मी के खिलाफ लड़ना। तो सब चले गए। ऑल्सो दे वर engaged in building dams, irrigation system and other public works। मतलब जितने भी काम करवाने होते थे अहोम्स लोगों को, उन सारे काम को अहोम्स लोग करवाते किससे थे? इन्हीं लोगों से करवाते थे, म्यांमार के लोगों से करवाते थे, जबरदस्ती करवाते थे। किसी को काम करना भी नहीं होता था तो भी वो लोग जबरदस्ती करवाते थे काम। The Ahoms also introduced new methods of rice cultivation, यानी कि चावल का खेती करने का तरीका भी इन लोगों ने नया नया ढूंढ लिया था अहोम्स लोगों ने। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि अहोम्स लोग गलत तरीके से म्यांमार में रूल करते थे, लेकिन कुछ अच्छा भी काम इन्होंने किया था। क्या अच्छा काम किया था? डैम बनाए थे इन्होंने, ठीक ना, इरिगेशन सिस्टम अच्छा किया था, और भी अच्छे अच्छे काम अहोम्स लोगों ने म्यांमार में किए थे। लेकिन गलत काम क्या किया था? गलत काम ये किया था कि ये लोगों से जबरदस्ती काम करवाते थे, है ना, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर दिया गया था। तो ये थोड़ा गलत काम था, लेकिन कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए थे। आगे, अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे भी अहोम सोसाइटी जो है, यानी कि अहोम आदिवासी लोग जो है वो भी अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे, ठीक ना। क्लैन बोल सकते हैं या फिर आप उसको खेल्स बोल सकते हैं। मतलब वो भी अहोम आदिवासी लोग भी अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे। देयर वेर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस। So artisans in the Ahom areas came from the adjoining kingdom। बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अहोम के इलाकों में आर्टिसंस बहुत कम पाए जाते थे। तो आर्टिसंस फिर आते कहाँ से थे अहोम के इलाके में काम करने के लिए? अलग अलग जगह से आर्टिसंस वगैरह लोग काम करने के लिए अहोम्स के इलाके में आते थे। ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अहोम्स लोगों के किंगडम में, मतलब जहाँ पे अहोम्स लोग रूल करते थे म्यांमार में, वहाँ पे आर्टिसंस का संख्या बहुत कम होता था। आर्टिसंस का मतलब जो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाते हैं। तो अहोम्स लोगों के एरिया में काम करने के लिए आर्टिसन आते कहाँ से थे? बगल बगल वाले इलाके से वहाँ पे काम करने के लिए आते थे। द अहोम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अच्छा एक बात कभी आप गौर करना, अहोम्स लोग जो होते हैं या फिर जो आदिवासी लोग जो होते हैं, उन लोगों का अपना एक अलग ही भगवान होता है। समझ रही है बात? जैसे हम लोगों का भगवान का यदि बात करें तो हमारे गॉड शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, है ना, विष्णु जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, है ना, फिर से राम जी हैं। लेकिन इन लोगों का भगवान थोड़ा अलग होता है, इन लोगों का जो गॉड है वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये लोग अपने गॉड का भी पूजा करते थे। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वेर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। अब वैसी बात है, यहाँ पे भी ब्राह्मण्स को जमीन कौन देगा? अहोम के राजा ही देंगे। तो देख रहे हो, हमेशा जो ब्राह्मण्स है वो हमेशा टॉप पे रह रहा है। ब्राह्मण्स लोगों को घर बैठे वगैरह जमीन वगैरह मिल जाता था, घर बैठे बैठे इनको जमीन अहोम के राजा के द्वारा मिल जाता था। और मंदिर बनवाना कहीं पे है, मंदिर के लिए ज़मीन चाहिए तो वो ज़मीन भी राजा ही, अहोम के राजा ही दे देते थे। इन द रेन ऑफ शिव सिंह, शिव सिंह का देख लो कब से कब तक रहा है टाइम, 1714 से लेकर 1744 तक इसका टाइम रहा है। हिंदुज़म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। मतलब कि शिव सिंह जब इसका रूल हुआ करता था म्यांमार में, तो हिंदुज़म को यानी कि हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा म्यांमार में बढ़ाया गया था, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। आगे, बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर एडॉप्टिंग हिंदुज़म। लेकिन इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हुआ क्या कि शिव सिंह जब राजा था म्यांमार के ऊपर, तो इन्होंने सभी को बोल रखा था कि जो हिंदू रिलीजन है वो पूरी तरीके से म्यांमार में फैला दो, फैला दिया। बहुत लोगों को तो मानना भी पड़ा हिंदू रिलीजन को। तो बहुत सारे अहोम्स आदिवासी लोग ऐसे थे जो हिंदू रिलीजन को मान गए, हिंदू रिलीजन को वो लोग फॉलो कर गए। लेकिन हिंदू रिलीजन को उन्होंने फॉलो तो किया, लेकिन अपने गॉड को भी वो लोग भूले नहीं हैं। समझ रही है बात? मतलब 1714 से लेकर 1744 तक
शिव सिंह ने जब तक म्यांमार के ऊपर रूल किया, हिंदुज़म को, यानी कि हिंदू रिलीजन को वो बहुत बढ़ावा दिया। बहुत सारे अहोम्स लोगों को ज़बरदस्ती इन्होंने हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट करवा दिया, हिंदू रिलीजन को फॉलो करवा दिया। तो बहुत सारे अहोम्स लोगों ने हिंदू रिलीजन को फॉलो तो किया, लेकिन वो लोग अपने गॉड को भी मानते थे, वो लोग अपने गॉड का भी पूजा वगैरह करते थे। ठीक है। अहोम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड। अहोम सोसाइटी जो था, यानी कि अहोम्स लोग जहाँ पे रहते थे उनका सोसाइटी भी बहुत अलग अलग प्रकार के चीज़ों में डिवाइडेड था। मतलब कि अहोम्स लोगों का जो सोसाइटी है वो भी कई सारे पार्ट में डिवाइडेड था। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वेयर गिवन लैंड ग्रांट्स। जो बहुत बड़े बड़े पोएट हुआ करते थे, स्कॉलर मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको भी ज़मीन वगैरह मिलता रहता था अहोम राजा के द्वारा, कि भाई तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हारे जैसे लोगों का समाज को ज़रूरत है, तो इस प्रकार के लोगों को ज़मीन वगैरह भी मिलता रहता था। ठीक है। उसके बाद थिएटर वाज इनकरेज्ड। थिएटर भी बड़े लेवल पे बनाए गए थे जब अहोम लोग वहाँ पे रूल करते थे म्यांमार में। थिएटर मतलब जहाँ पे नाटक हो सके, कला हो सके, है ना, नाच गान हो सके, इस प्रकार के जगह भी उन लोगों ने बनाए थे। आगे, इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वेयर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। कई सारे कविताएं, कहानी, नाटक, ये सब संस्कृत भाषा में जो था उसको लोकल भाषा में भी कन्वर्ट करवाए थे अहोम के राजा लोगों ने, ताकि संस्कृत में जो लिखा हुआ उसको हम लोग अपने भाषा में पढ़ सके और समझ सके कि आखिर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अहोम लोगों का पूरा सिस्टम चलता था। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, टॉपिक के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो बताइए अब इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट किसी को? समझ में आया सब कुछ? वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा। यही पर हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ चैप्टर भी खत्म हुआ। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।